चलिए सर, हम लोग पेज नंबर 13 पे हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 का क्लॉज AC, जो कि अब क्लॉज है जिसके अंदर हम लोग एप्लीकेशन देते हैं अपने ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाने के लिए। एंड अब जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस में मिलता है? 12AB में, जिसकी वैलिडिटी कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। जो नया क्लॉज हमें पढ़ना है सेक्शन 12A सबसेक्शन 1AC, वो अगले पेज पे है, अगले पेज पे है यहाँ AC। इसके अंदर टोटल 6 सिचुएशंस हैं, 6 केसेस हैं, ऐसे कह लो 6 सिचुएशंस एप्लीकेशन देने के। और हर एप्लीकेशन में आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो AB में मिलेगा, 12AB में मिलेगा। आपके सामने 12th एडिशन की बुक है, वॉल्यूम 1। जो बच्चे इस पार्ट को YouTube पे देख रहे हैं, मैं अलग से इस पार्ट को YouTube पे डालूंगा। इस पार्ट में हम लोग पेज नंबर 13 से लेकर 21 तक कवर करने वाले हैं। पेज नंबर 13 से लेकर 21 तक ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाना कैसे है, एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात हो रही है। और सारी बातें क्लास के अंदर हो चुकी हैं। जो बच्चे इस पार्ट को YouTube पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, ट्रस्ट के नोट्स डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ट्रस्ट के लेक्चर 1 लेक्चर 2 की कंप्लीट क्लासेस, जिस सेकंड क्लास का ये पार्ट है वो भी YouTube पे है। आप चाहो तो ये पार्ट देख लो, इस पार्ट में लिमिटेड नॉलेज मिलेगी, और या फिर आप कंप्लीट क्लास देख लो। ठीक, मैंने बताया अभी ब्रेक से पहले कि मैं कुछ पेजेस और कुछ पैराग्राफ्स को कटवाऊंगा बिकॉज ऑफ द न्यू थिंग्स। हमारे पास अब जो पढ़ना है, मतलब जो अब आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? सेक्शन 12A, सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1 के अंदर क्लॉज AC, जिसके अंदर हम एप्लीकेशन देंगे। ठीक, और हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा कौन से सेक्शन में? 12AB में। अगर ऐसा होता है तो आपको फिर एलिजिबिलिटी मिलती है एग्जम्पशन की, सेक्शन 11 और 12 की। आपने क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए हैं, देख लिए हैं सेक्शन 11 12 के एग्जम्पशंस मिलने पर किस तरीके से इनकम निकालते हैं और टैक्स रेट कैसे लगता है, इंक्लूडिंग अनोनिमस डोनेशन की टैक्सेबिलिटी भी आपने पढ़ ली। साथ में पॉलिटिकल पार्टी भी आपको पढ़ा दिया 13A 13B। हमारा ये लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है। ठीक, पेज नंबर 13 से लेकर 21 में काफी सारी चीजों को मैंने कंसाइज कर दिया है। पेज नंबर 20 और 21 में टेबल पे मैं ना तो उस टेबल पे जा रहा हूं, ना तो मैं 1 बाय 1 रीड कर रहा हूं। मैंने अपने नोट्स ड्राफ्ट किए हैं टोटल 6 सिचुएशंस को लेके, उसमें ये सारा कवर हो जाएगा। जो कवर नहीं होगा मैं नोट्स पे जाके डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। 1 घंटा मोस्टली लगना चाहिए इसमें, देखते हैं। मैं तो शुरुआत ही कर रहा हूं आपके साथ, देखते हैं हम कितनी देर लगता है। हालांकि अब YouTube पे तो बच्चों को आइडिया लग जाता है कितने घंटे की वीडियो है। हम क्लास में फाइनेंस एक्ट 2022 डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये बात आपके साथ हो गई। हम क्लास में अभी फाइनेंस एक्ट 2021 असेसमेंट ईयर 22-23 का डिस्कशन कर रहे हैं। 3, 4, 5 मार्क्स तक की इंपॉर्टेंस रखता है ये पार्ट जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू 12A एंड AB। मैक्सिमम 5, उससे ज्यादा का ये वेटेज नहीं रखता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 1-2 मार्क्स वाले, वो भी हमारा यहां से कवर होने जा रहा है। हो सकता है यहां जो भी पढ़ाऊंगा उसमें से आपके 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए, चांस है। तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है। और ऐसे भी ट्रस्ट के आखिरी पार्ट में हम लोग, सर थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कशन हो चुका है। ठीक, थोड़ा बहुत अब डिटेल्ड डिस्कशन करना है आपके साथ। ध्यान रखिएगा, हम लोग टोटल 6 सिचुएशंस डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग 6 वेराइटी, 6 सिचुएशंस जहां पर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो मिलने का सेक्शन है वो एक ही है, 12AB। 12AB रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो मिलने का सेक्शन है वो एक ही सेक्शन है, 12AB। बंद हो चुका। सर पहले सबसे शुरू में ट्रस्ट की अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो ट्रस्ट में 12A में एप्लीकेशन होता था, सर्टिफिकेट भी 12A में मिलता था। बाद में हुआ कि नहीं, सर्टिफिकेट 12AA में मिलेगा। कुछ नई बातें, नई कंडीशंस आ गए। अब 12AA को भी बंद कर दिया। क्या आ गया? 12AB। और एप्लीकेशन के जो मैंने बोले देयर आर 6 सिचुएशंस जहां पर आपको एप्लीकेशन देनी है। वो 6 सिचुएशन कहां डिस्कस है? सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज AC के अंदर 6 पॉइंट्स हैं, 6 सिचुएशंस, जिसको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कशन करते समय बीच बीच में मैं नोट्स में भी जाऊंगा, ध्यान रखना। सर क्लास में जो अब तक पढ़े हैं मैंने यहां समराइज कर दी है कि भाई
मोटा मोटी इन सब सेक्शन का ध्यान रखना। जैसे 215 सेक्शन 2 क्लॉज 15 डेफिनेशन देता है चैरिटेबल एक्टिविटी क्या है। उसके बाद 11(1)(a) का रेफरेंस क्या आया था, 15% साइड करना, कि भाई 15% एग्जम्प्ट है, सेट अपार्ट कर दो, इस पर तुमको टैक्स नहीं देना है। तुम कौन हो, चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड। उसके बाद कॉर्पस डोनेशन की बात की हम लोगों ने क्लास में 11(1)(d) के अंदर। उसके बाद 11(2) में आप 5 साल के स्पेसिफिक पर्पस के लिए अमाउंट को सेट असाइड करते हैं और उसका बेनिफिट ले लेते हैं आउट ऑफ 85% यूटिलाइजेशन अमाउंट में। तो वहां हमने 11(2) का रेफरेंस लिया। फिर आपको ऐसे ही कैपिटल गेन से रिलेटेड रेफरेंस आया 11(1)(a) का, जिस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो मैंने आपको करा दिया। फिर एक 11(c) 11(7) का रेफरेंस आया, जिसमें बोला क्या था, ये सुनो, ट्रस्ट अगर रजिस्टर्ड है दो सेक्शन में, एक सेक्शन 1023C में भी और एक सेक्शन 1112 के बेनिफिट के लिए भी, तो एक को इनऑपरेटिव करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक ही बेनिफिट लेंगे आप। सेक्शन 1112 डिसकंटिन्यू हो जाएगा, फिर आपको दोबारा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। लगाओगे तो 1112 मिलेगा, लेकिन पुराना सेक्शन 1023C डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो हमने वो भी कवर किया। 11(5) इन्वेस्टमेंट्स कहां करोगे ट्रस्ट के पैसे का। 13(3) इन लोगों को फायदा पहुंचाए तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, तुमको 1112 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 115 BBC अनोनिमस डोनेशन पे 30% का टैक्स, 1 लाख रुपए का मिनिमम तो छूट है ही वहां पे। और पॉलिटिकल पार्टी का सेक्शन 13 भी। ये सब चीजें क्लास में हो गई हैं, मैंने समराइज कर दिया कि देखो मोटा मोटी इन सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज का थोड़ा ध्यान रखना, अगर रख सकते हो तो। ठीक है। अब चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट की बात हो रही है। मैंने क्या कहा था, जो भी मैं बताऊंगा चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में वो सब अप्लाई कर देना एग्जाम में। रिलीजियस ट्रस्ट में अगर क्वेश्चन पूछता है तो एक ही डिफरेंस है, क्या, अनोनिमस डोनेशन का 30% वाला टैक्स रिलीजियस ट्रस्ट को नहीं लगता है। हम क्या बात कर रहे हैं, अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है तो उसको सेक्शन 11 और 12 का एग्जम्पशन मिलेगा। साथ में उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई है सेक्शन 13 में कि तुम क्या काम नहीं कर सकते, है ना, तुमको इन्वेस्टमेंट्स हमारी प्रेस्क्राइब्ड जगह में रखनी है, नहीं तो हम तुमको एग्जम्पशन नहीं देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। 13 भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन हो चुका। जनरली जब आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, एनजीओ बनाते हो, यानी जब आप जनरली ट्रस्ट को क्रिएट करते हो, ट्रस्ट एस्टैब्लिश करते हो, सर सबसे पहला साल वो साल होगा जिस साल में आप क्या करेंगे, अपना ट्रस्ट की एस्टैब्लिश करेंगे, बायलॉज बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, ट्रस्टीज डिसाइड करेंगे, ट्रस्ट का डिड बनेगा और ट्रस्ट अपना फर्स्ट ईयर में आएगा। तो फर्स्ट ईयर में जब ट्रस्ट आएगा तो फर्स्ट ईयर से ही बेनिफिट मिलना शुरू होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या ध्यान रखना, सर जिस ईयर में आप ट्रस्ट को एप्लीकेशन देते हो, जिस ईयर में आप ट्रस्ट क्रिएट करते हो, उसी ईयर से सेक्शन 11-12 का बेनिफिट मिले ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो डिपेंड करेगा आप एप्लीकेशन देने के लिए हमारे पास कब आए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस ईयर में आपने ट्रस्ट क्रिएट किया है, फर्स्ट ईयर ऑफ योर एक्टिविटी, उसी ईयर में आपको इनकम टैक्स के पास आने की जरूरी नहीं है अगर तुम इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं लेना चाहते हो तो। मान लो तुमने ट्रस्ट स्टार्ट किया और तुम्हारी अभी 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक की ही कलेक्शन डोनेशन आ रही है, मतलब अभी छोटे लेवल पे तुमने स्टार्ट किया है, ट्रस्ट तुमने फ्रेम कर लिया है, बायलॉज आ गए, ट्रस्टी तैयार है, ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवा लिया है तुमने, उसकी कोई भी एज अ सोसाइटी और मे बी एज अ व्हाटएवर जो भी उसकी गवर्निंग बॉडी है उसमें, ठीक, ट्रस्ट तैयार है जी। अब इनकम टैक्स का बेनिफिट लेना है क्योंकि धीरे धीरे ट्रस्ट की इनकम बढ़ रही है, कलेक्शन डोनेशन बढ़ रहा है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि अब इनकम टैक्स का बेनिफिट भी लें, तो उसके लिए आपको घर से निकलना होगा, एप्लीकेशन देना होगा डायरेक्टली किसको, कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर। ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले जो एमसीक्यू आते हैं ना, उस पे सर ट्रस्ट की एप्लीकेशन किसको जाती है, कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर को। कौन से फॉर्म नंबर पे, अब 2 फॉर्म आ चुके हैं, 10A 10AB। मेरे नोट्स में सिर्फ 10A का रेफरेंस है, अब 2 फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, 10A 10B 2 तरीके के फॉर्म है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021 प्रीवियस ईयर 21-22। सर एक चैरिटेबल ट्रस्ट को इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होना है, सेक्शन 11-12 का बेनिफिट लेना है, तो उसके लिए उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर को। ऑनलाइन पूरा डिटेल्ड प्रोसीड्योर है सर, ट्रस्ट की जो रजिस्ट्रेशन है उसका पूरा प्रोसीड्योर ऑनलाइन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन दोगे, ऑनलाइन प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, फिर दोबारा एप्लीकेशन दोगे, फिर परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा जो 5 साल के लिए ओवरऑल वैलिड रहेगा। सबकी बात अभी करेंगे और इसीलिए ये नया सेक्शन आया है 12AB। थोड़े से
कराई कर दी गई है, क्योंकि ट्रस्ट का लोग मिसयूज करते थे ब्लैक मनी व्हाइट मनी में। ध्यान रखना, हमने एप्लीकेशन दी, हो सकता है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है कमिश्नर प्रिंसिपल एप्लीकेशन के 6 सिचुएशंस है, 6 सिचुएशन में से टोटल 4 ऐसे सिचुएशन है। सर एप्लीकेशन के टोटल 6 सिचुएशंस है, 6 में से 4 ऐसे सिचुएशन है जहां कमिश्नर हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके ट्रस्ट को बोलेगा ऑर्डर पास, हम इसको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। तो उसमें फिर आपको जैसे वॉल्यूम 5 में पढ़ाया जाता है, वॉल्यूम 5 में कि भाई अगर रजिस्ट्रेशन ना देके उसने हमें रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट का ऑर्डर पास किया तो हम डायरेक्ट अपील में जाएंगे। कहां? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में। CIT अपील के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये भी MCQ के लिए ध्यान रखना। सर ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करने की एप्लीकेशन कहां जाती है? कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर के पास। मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिकली? इलेक्ट्रॉनिकली। कौन से फॉर्म नंबर में? कुछ सिचुएशन में फॉर्म नंबर 10A है, कुछ सिचुएशन में फॉर्म नंबर 10AB है। ठीक सर, कुछ सिचुएशन में वो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा, कुछ सिचुएशन में वो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट करके रिजेक्शन ऑर्डर पास करेगा, जिसके अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हैं। कहां? ITAT डायरेक्टली। वरना हमने तो क्लास में क्या बताया है कि जनरली आप वार्तालाप कम्युनिकेशन किससे करते हैं? असेसिंग ऑफिसर से। यहां AO ना लिखना, AO ना लिखना। जनरली AO ऑर्डर पास करता है तो हम अपील में जाते हैं। कहां? CIT अपील के पास। यहां काम उल्टा है, आप एप्लीकेशन कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर को देंगे, ठीक, और रिजेक्ट हुआ तो आप डायरेक्ट अपील में जाएंगे। कहां? ITAT में। सर पहले एप्लीकेशन देने के अलग अलग सेक्शन हुआ करते थे। 12A1 सेक्शन, सब सेक्शन कॉमन था। क्लॉज पहले A था, अब बंद। AA था, वो भी बंद। AB वो भी बंद। अभी हम इन सब पे ध्यान ही नहीं देंगे, इसके अंदर क्या लिखा हुआ था। बोला सर इसके अंदर क्या लिखा हुआ था जो बंद हो गया? हटाओ ना, छोड़ो इसको। कुछ तो बहुत पहले ही बंद हो गए थे और कुछ अभी रिसेंटली बंद हुए हैं। हमें क्या ध्यान रखना है? अब जो हमारा एप्लीकेशन जाएगा वो किस में जाएगा? सेक्शन 12A सब सेक्शन 1AC में। जो एप्लीकेशन जाएगी वो अब इसमें जाएगी। एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर क्या है? 10A। कुछ सिचुएशन में, कुछ सिचुएशन में 10AB। टोटल कितने सिचुएशन है एप्लीकेशन के? 6 सिचुएशंस हैं। सर ये जो क्लॉज आप बता रहे हो, देखो सेक्शन तो 12A है, सब सेक्शन 1 है। अब जो ये क्लॉज है AC, ये कब से इफेक्टिव हुआ है? यही इफेक्टिव हुआ है आप ही के ईयर से, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, प्रीवियस ईयर 21-22। जनरली सर ट्रस्ट के चैप्टर से ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, थ्योरेटिकल कम आते हैं। बट समहाउ मुझे जैसा फील लग रहा है कि इस बार बच्चों को प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअली भी तैयारी करके जानी चाहिए। ये मेरा जो दिल कहता है, क्योंकि काफी अच्छा ये पॉइंट है एप्लीकेशन का और रजिस्ट्रेशन का। इसमें से इंस्टीट्यूट कुछ भी क्वेश्चन बना सकती है, जो मेरा मानना है। तो आप यू मस्ट बी रेडी विथ दीज 2 पॉइंट। 11-1 AC के 6 सिचुएशंस और रजिस्ट्रेशन, जो भी अभी पढ़ा रहा हूं ना अगले 1 घंटे के लिए, यू मस्ट बी रेडी कि उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ऐसे समझो, मैं बोलता हमेशा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तुम भी पढ़ो, तुम भी तैयारी करो, लेकिन उम्मीद लेके मत जाओ कि इसमें से एग्जाम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो 6 मार्क्स आपके। ये उम्मीद बना के मत जाओ, हमेशा मैं कहता हूं। चलिए सर, टोटल एप्लीकेशन के कितने सिचुएशन है? 6 सिचुएशंस। क्लॉज कौन सा डील कर रहे हैं हम लोग? AC, सब सेक्शन 1, सेक्शन 12A। सर अब रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीड्यूर है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है। तुमको ना तो मैनुअल एप्लीकेशन देना है, ना ही मैनुअल रजिस्ट्रेशन अब होता है। और पहले जब हम 12AA की बात करते हैं, यानी 1/4/2021 से पहले की बात करते हैं, तब जो ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन मिलता था वो लाइफ टाइम वैलिड होता था। अब लाइफ टाइम वैलिडिटी का सवाल खत्म। वंस रजिस्टर्ड ऑलवेज रजिस्टर्ड नहीं। पैन नंबर जो तुम लेते हो वो तो लाइफ टाइम वैलिड है। तुम इनकम टैक्स में पैन नंबर अप्लाई करके पैन नंबर अलॉट करवा लेते हो, वो लाइफ टाइम वैलिड है। हर साल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, ये तुम जानते हो। सर ये जो ट्रस्ट के लिए एप्लीकेशन देंगे और रजिस्ट्रेशन जो मिलेगा 12AB में, इसकी वैलिडिटी अब कितनी है? मात्र 5 साल है। वैलिडिटी फॉर ऑल ट्रस्ट, करंट, न्यू प्लस एग्जिस्टिंग। मान लो आज से 2 साल पहले तुमने कोई ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवा रखा है तो उसको अब 3 ही साल का वैलिडिटी और मिलेगा। मान लो इस सेक्शन, इस पॉइंट, ये सब पॉइंट कब से इफेक्टिव है? 1/4/2021 से। अब मान लो तुमने 2019-20 में ट्रस्ट को ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवा रखा लाइफ टाइम के लिए, उसका लाइफ टाइम भी घट के आ गया कितना? 5 साल। 2 साल पहले हो चुका, अब 3 साल के लिए और मिलेगा। तो अभी बताऊंगा कैसे। सर ट्रस्ट पुराना हो या नया हो, ओवरऑल अब वैलिडिटी मात्र कितने साल के लिए मिलेगी?
5 साल के लिए। सर 5 साल एक्सपायरी होने के बाद क्या करना होगा? वापस से एप्लीकेशन देके पूरा प्रोसेस रिपीट करना होगा। कमिश्नर चेक करेगा कि तुम्हारी हिस्ट्री क्या थी और तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो, उसको कंसिडर करते हुए वो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन को फिर से रिन्यूअल करेगा अगले 5 साल के लिए। सर नया चीज क्या आया है? एवरी ट्रस्ट विल नाउ बी अलॉटेड विथ अ 16 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। हो सकता है यहां से एमसीक्यू आ जाए। सर ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करने का प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली हो चुका है और अब हर ट्रस्ट को 16 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जो ट्रस्ट पहली बार रजिस्टर्ड हो रहा है उसको भी, और जो ट्रस्ट इंडिया में पहले से रजिस्टर्ड है, कब 1/4/2021 से पहले से रजिस्टर्ड है, उनको भी ये नंबर अलॉट होगा। सर मेरे ट्रस्ट का तो रजिस्ट्रेशन 2017 में ही हो गया था और है ना लाइफ टाइम के लिए, वहां कोई वैलिडिटी थी ही नहीं उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे। तुमको भी आज यहां आना पड़ेगा और तुमको भी अब बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स के लिए ही वैलिडिटी मिलेगी। मान लो ये जो सेक्शन है 1/4/2021 ऑनवर्ड्स 5 साल, ये तो मिलेगा ही नए ट्रस्ट को। मान लो तुमने 2 साल पहले ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवा रखा है तो 2 साल हो गए ना, अब 3 ही साल के लिए तुम्हारा रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। तुमको हम ट्रांसफर करेंगे पुराने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से नए में। नया कौन? 12AB। पुराना कौन? 12AA। या उसके पहले भी सर्टिफिकेट मिलता था ट्रस्ट को 12A में। मान लो कोई आज से 20 साल पुराना ट्रस्ट है, 30 साल पुराना ट्रस्ट, तो उसके पास 12A का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। आज से कोई 8-9 साल पुराना ट्रस्ट है तो उसके पास 12AA का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। सर सारे ट्रस्ट को आना पड़ेगा अब किसमें? 12AB के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। पैन नंबर है कोई बात नहीं, तुम रजिस्ट्रेशन लेने को 12AB वाले में 12AB का जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा तो तुमको ये 16 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर मिलेगा। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, थोड़ा सा आपके साथ इसी तरीके से डिस्कस करता हुआ लिखवाता हुआ आगे बढ़ूंगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल इस पेज पे कुछ बातें मैंने काटी हुई हैं, इस पेज पे मैंने कुछ बातें काटी हुई हैं, आपको भी काट देनी है। जैसे कि ये चीज यहां से अब हमें नहीं पढ़नी है, इसी के जगह अब कुछ बातें हैं जो हमें नेक्स्ट पेज में पढ़नी है, ठीक। और कुछ बातों के बगल में 1 मार्क्स 2 मार्क्स लिखे हुए हैं, तो दे आर वैलिड, दे आर स्टिल एप्लीकेबल, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, ये शुरू की बातों को हटा दीजिए, ये हमें नहीं पढ़ना है। यहां से नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के प्रोसीड्योर, कौन सा? सेक्शन 12A1AC। तो यहां AA का रेफरेंस था, ये बंद हो चुका। यहां AB का रेफरेंस था, ये बंद हो चुका। ऐसी ही मिलती जुलती बातें अगले पेज पे किसके अंदर लिखी हुई है? AC के अंदर, ठीक। थोड़ा सा इसको पेज पर आइए 7.13 पे, जो चीज काटने की है काट दीजिए, उसके बाद मैं लिखाऊंगा, समझाऊंगा, लिखाऊंगा, समझाऊंगा और बीच बीच में इस नोट्स पे आऊंगा। धीरे धीरे ये नोट्स कंप्लीट होते चले जाएंगे। लिखिए, जो बच्चे YouTube पे वीडियो को देख रहे हैं, मान लो आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, तो ये नंबर है टीम का, इस नंबर पे आप मांग लो टेलीग्राम चैनल का लिंक और फिर वहां सब कुछ दिया हुआ है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे सर्च करोगे ना आके ट्रस्ट, तो आपको ट्रस्ट के 2 लेक्चर भी मिल जाएंगे और उसका नोट्स भी मिल जाएगा। टोटल 2 लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट किया है। ये अभी वाला जो पार्ट है ये लेक्चर 2 का लास्ट पार्ट है। लिखिए, एप्लीकेशन का कौन सा सेक्शन है? 12A1AC। रजिस्ट्रेशन किस में मिलेगा? 12AB में। ये दोनों ही इफेक्टिव कब से हुए? ये दोनों ही पॉइंट, दोनों ही सेक्शन, एक तरफ क्लॉज और एक तरफ सेक्शन, ये इफेक्टिव कब से हुए हैं? विथ इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर 21-22, जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। डन। ये कट कर दिया आपने। अगले पेज पर लिखी हुई है कि हम एप्लीकेशन कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर को देंगे, इलेक्ट्रॉनिकली देंगे। डन, कट कर दिया। इसे भी कट कीजिए। डन। चलिए, अब छोटी छोटी बातें यहां पर पढ़नी है हमें, जो बीच का पार्ट है, लेकिन अभी एक बार नोट्स पे चलिए। लिखिए इसको, फ्रेश पेज पे आ जाइए, फ्रेश पेज पे आ जाए और अच्छे से हेडिंग दीजिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्योर।
हम एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात करेंगे। डन। वीडियो रोक के लिखा। बगल में मैंने कुछ सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज के रेफरेंस दिए हैं जो पीछे की क्लास में और अभी तक जितने भी आपको पढ़ाया उसमें मुझे लगा एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस आपके पास होना चाहिए। कौन सा सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज हमने किस चीज के लिए पढ़ा। जैसे 11.1 ए कैपिटल गेन के लिए पढ़ा, 11.2 हमने 5 इयर्स के सेट असाइड एक्यूमुलेशन के लिए पढ़ा, 13.3 स्पेसिफाइड पर्सन, फाउंडर, ट्रस्टी, डोनर को फायदा पहुंचाओगे तो तुम्हारा एग्जाम्पशन कैंसिल हो जाएगा, वो सब पढ़ा हमने। डन। लिखा, सर अगर हम रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं कमिश्नर को और कमिश्नर हमें रिजेक्शन ऑर्डर पास करके दे देता है। 12AB में ही दो तरीके के ऑर्डर पास हो सकते हैं, क्या तो वो रजिस्टर्ड कर सकता है, क्या तो वो रिजेक्ट कर सकता है। इस रिजेक्शन के खिलाफ आप कहां जा सकते हो? आप अपील टू ITAT में जा सकते हो। वॉल्यूम 5 में हम लोग इसको कवर करते हैं ITAT की क्लास में। डन। लिख लिया वीडियो रोक के, थोड़ा आगे चलते हैं। कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका है। लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट अब नहीं मिलता है, 5 साल की ही वैलिडिटी होती है। हर 5 साल में तुमको एप्लीकेशन देके अपनी लाइफ को और 5 साल आगे बढ़ाना होगा। हर 5 साल पे कमिश्नर तुम्हारी एक्टिविटी को चेक करेगा कि तुम जो एक्टिविटी कर रहे हो और जिस एक्टिविटी के लिए तुम्हारा ट्रस्ट बना है, ऑब्जेक्टिव्स, वो सेम है या नहीं है, तुम सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और फिर वो तुमको अगले 5 साल के लिए फिर से क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू करके दे देगा। डन। वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर, अभी मैंने क्या कहा? अभी मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि जिस ईयर में ट्रस्ट आप क्रिएट करते हैं उसी ईयर में आप इनकम टैक्स का बेनिफिट ले, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने मान लो ट्रस्ट बनाया 2022 में, आपने एक ट्रस्ट क्रिएट किया मान लो 2022 में, और आप चाहते हो 2022, 23, 24 चलने देता हूं, मैं 25 में जाके इनकम टैक्स में एप्लीकेशन दूंगा, अपने ट्रस्ट को इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड करवा के 11-12 का बेनिफिट तब से लेना शुरू करूंगा, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? मैंने पहली क्लास में शुरू के आधे घंटे में ही बोला था कि हर समाज सेवा वाली संस्था इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होती है, ऐसा जरूरी नहीं। आपके गली, मोहल्ले, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में काफी सारी संस्थाएं होंगी जो पब्लिक बेनिफिट के लिए काम कर रही हैं। क्या सभी इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं? नहीं। तो क्या वो सब फ्रॉड हो गई? क्या वो समाज सेवा और NGO नहीं चला रही हैं? चला रही हैं, बट दे आर सेइंग कि हमें इनकम टैक्स का एग्जम्पशन नहीं चाहिए 11-12 का, या ऐसे कहो कि उनको नॉलेज नहीं है। वो क्या सोच रहे हैं, 100 रुपया आया और 100 रुपया हमने गरीबों पे खर्च कर दिया तो हमारे पास क्या बचा जो हम इनकम टैक्स देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे NGO को लाखों लाख रुपए आते हैं डोनेशन से, कॉन्ट्रीब्यूशन से, और वो लोग खर्च करते हैं समाज सेवा पे, लेकिन बीच में एक इनकम टैक्स की कड़ी आती है जो बोलता है भाई रजिस्ट्रेशन ले लो, ताकि जो तुम खर्च करोगे टू दैट एक्सटेंट तुम्हारी इनकम कम होती जाएगी, अदरवाइज तुमको टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारे NGO ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई इनकम टैक्स का बेनिफिट बैठे बैठाए नहीं मिलता, 11-12 का बेनिफिट जो है उसके लिए एप्लीकेशन देके रजिस्ट्रेशन लेना होता है। एनीवे, एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं। क्या एक ट्रस्ट है जो क्रिएट हुआ है कब? प्रीवियस ईयर 18-19 में। कब? 1 जून 2018 से वो फंक्शन में आ गया है और चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन 18-19, 19-20, 20-21 सब चला गया। उसने एप्लीकेशन कब दी? जाके रजिस्ट्रेशन लेने की इनकम टैक्स में 1/7/2021 को, प्रीवियस ईयर 21-22 में। अब इस ट्रस्ट को होश आया है, भाई मैं तो अब आके एप्लीकेशन दूंगा। ट्रस्ट कब क्रिएटेड है? 18-19 में। आया एप्लीकेशन देने के लिए कब? 21-22 में। तो सर अब ध्यान रखना, वंस दिस ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड और एलिजिबल है सेक्शन 11-12 के बेनिफिट के लिए, तो वो बेनिफिट इसको 21-22 से मिलेगा, न कि 18-19 से। ये ट्रस्ट ऐसा अब नहीं कह सकता एप्लीकेशन को देके और अप्रूवल लेने के बाद कि मुझे बेनिफिट कब से दीजिए, जब से मैं बना था। नहीं, ये नियम पहले चलता था, आज से 5-6 साल पहले,
एक अमेंडमेंट करके खत्म कर दिया इस नियम को कि सुनो, तुम ट्रस्ट क्रिएट होंगे किसी ईयर में, तुमने एप्लीकेशन कब लगाई है रजिस्ट्रेशन के लिए 21-22 में, हम तुम्हें रजिस्ट्रेशन देते हैं और तुमको बेनिफिट भी 21-22 से देंगे, तुम्हारे पीछे नहीं जाएंगे 18-19, 19-20, 20-21 में। लेकिन अब उसमें एक बात ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, कि अगर ट्रस्ट का कोई असेसमेंट पेंडिंग है एओ के पास पिछले सालों का, जैसे 18-19, 19-20, 20-21 पीछे के 3 साल है, अब इसमें से मान लो प्रीवियस ईयर 19-20 और 20-21 का रिटर्न फाइल्ड है, रिटर्न इज फाइल्ड, बस असेसमेंट इज पेंडिंग, रिटर्न इज फाइल्ड बट असेसमेंट इज पेंडिंग एंड ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव सेम है, मतलब इन 3-4 सालों में जो ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव है वो चेंज नहीं हुआ है। जो ऑब्जेक्टिव उसका प्रीवियस ईयर 21-20 में 22 में जिस ईयर में उसने एप्लीकेशन दिया था और पिछले 2 सालों में जो ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव था वो सब सेम थे। तो कहता है अगर इसका रिटर्न फाइल्ड है और असेसमेंट पेंडिंग है तो फिर उन सालों में भी वो 11-12 का बेनिफिट ले सकता है, मना नहीं करेगा इनकम टैक्स ऑफिसर। पहले तो बोला नहीं देंगे, पीछे जाके ट्रस्ट तुम रजिस्टर्ड कब हुए हो, तुम ट्रस्ट क्रिएट कब किए 18-19 में, इनकम टैक्स में एप्लीकेशन कब लगाई 21-22 में, तो पहले बोला कि नहीं हम पीछे जाके 18-19, 19-20, 20-21 में बेनिफिट नहीं देंगे। फिर बोला सुनो, अगर तुम्हारे पीछे के सालों के रिटर्न फाइल्ड है, असेसमेंट पेंडिंग है एओ के पास, तो हम तुमको बेनिफिट दे सकते हैं अगर ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव सेम हो। तो ये तुम्हारा एक केस स्टडी मैंने कवर किया विथ एग्जाम्पल, और ये बात कहां लिखी हुई है, ये बात पेज नंबर 7.13 पे बी पॉइंट जो है आपका, बी पॉइंट ये आपके सामने, ये वाला पॉइंट ईयर ऑफ एग्जाम्पशन, ये मैंने कवर को नहीं करने की कोशिश की है आपके साथ, यहां से लेकर यहां तक में ये पॉइंट कवर किया है मैंने, क्लास एग्जाम्पल किया दूसरे। अब क्या है, एक बार जब क्लास एग्जाम्पल देख लेते हो ना तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब मान लो मैं इसको तुमको पढ़ा के समझाता रहूं, एग्जाम्पल ना दूं तो ना चीजें क्लियर नहीं होती है। तो वो मैं थोड़ा सा अब लिंक करूंगा आपको, यहां जो बातें लिखी हैं और जो नोट्स में मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूं इसको मैं लिंक करके आपको समझाता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। बस आपको तो बस जो समझाया उसको ध्यान रखना, जो भी लिखाता चला जाऊंगा ना बस उसको ध्यान रखना, एग्जाम का थ्योरी क्वेश्चन भी तुम्हारा बनना है। कुछ बातें मैं यहां इंपॉर्टेंट हाईलाइट करा दूंगा कि इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, वो तो करना ही पड़ेगा ना। क्या कहता है पढ़िए, कहता है कि एग्जाम्पशन वुड बी अवेलेबल ओनली विथ इफेक्ट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच द एप्लीकेशन इज फाइल्ड एंड नॉट ऑफ द अर्लियर असेसमेंट ईयर। जिस प्रीवियस ईयर में तुमने एप्लीकेशन दिया है बेनिफिट वहीं से मिलेगा, उसके पीछे के सालों से नहीं मिलेगा। बट वेयर अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैव बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AA और AB, the benefit of 11-12 shall be available in respect of any income derived from the property held under the trust in any assessment proceedings for an earlier assessment year also, which is pending before the assessing officer as on the date of registration. सर पहले तो बोला हम पुराने ईयर का बेनिफिट नहीं देंगे, लेकिन बोला अगर कोई तुम्हारा असेसमेंट पेंडिंग है तो फिर उसके असेसमेंट करते समय एओ तुम्हें बेनिफिट दे सकता है 11-12 की। वही बात मैंने भी लिखा। अब खाली यहां क्या बोल रहा है, तुम्हारा ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटी क्या होना चाहिए, उन सभी ईयर में सेम होना चाहिए। बट मान लो तुमने एप्लीकेशन दिया और तुम्हारा एप्लीकेशन ट्रस्ट, जो तुमने एप्लीकेशन दिया ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करने के लिए, वो रिजेक्ट हो गया, और या फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो फिर ये बेनिफिट जो तुमको पीछे के सालों का मिला था ना वो तुमको नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है। देखो बेनिफिट कब मिलेगा पीछे के सालों का, जब मैंने एप्लीकेशन दिया और मेरा ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंटिन्यू हो तो पीछे के सालों का बेनिफिट मिलेगा, है ना। अब इसमें ये बोलता है, ये वाला पॉइंट क्या बोलता है कि मान लो कोई ट्रस्ट क्रिएट हुआ 21 में और वो एप्लीकेशन देता है जाके 24 में, तो 21, 22, 22, 23, 23, 24 में उसका इनकम स्केपिंग असेसमेंट एओ ना कर दे, ये बोल के कि अरे इसने तो पक्का टैक्स की चोरी की होगी, देखो ये तो ट्रस्ट चला रहा है 21 से और इसने एप्लीकेशन लगाया है कब 24 में। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि तुमने ट्रस्ट को क्रिएट किया है 2021 में, एप्लीकेशन लगाए हो 2024 में, तो इतने लेट से क्यों लगाए। चूंकि तुम इतने लेट से लगाए हो इसलिए हम तुम्हारा इनकम स्कीपिंग असेसमेंट करेंगे 147 में, जो मैं तुमको कहां पढ़ाता हूं, वॉल्यूम 5 में। सेक्शन 147 इज अ इनकम स्कीपिंग असेसमेंट। तो सर
जस्ट बिकॉज ऑफ कि तुमने इनकम टैक्स में एप्लीकेशन लेट से लगाई है, इसका ये मतलब नहीं कि तुमने टैक्स की चोरी की है और उस बेसिस पर तुम्हारा एओ 147 करना चाहेगा तो एओ गलत है। ये लिखा हुआ है इसमें, रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स नॉट टू बी इनिशिएटेड फॉर अर्लियर ईयर्स ड्यू टू द रीजन ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर कोई ट्रस्ट जिस ईयर में क्रिएट हुआ है उस ईयर में एप्लीकेशन नहीं देता है, उसके अगले साल भी नहीं देता है, 3-4 साल के बाद वो एप्लीकेशन लगाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसने टैक्स की चोरी की होगी, उसका ये मतलब नहीं कि एओ उसका क्या कर दे, रीअसेसमेंट कर दे 147 में, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, कि नहीं तुमने तो टैक्स की चोरी की ही होगी क्योंकि तुम एप्लीकेशन लेट से लगा रहे हो, ऐसा कोई ग्राउंड राइट एओ को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कवर कर दिया। अब बोलता है अगर ट्रस्ट की इनकम 2,50,000 से क्रॉस कर जाए बिना एग्जम्पशन के, यानी ट्रस्ट की जो इनकम आ रही है, रिसीट्स आ रही है, उनको जोड़ते जाओ, एग्जम्पशन मत दो, उसके पहले अगर उसका कंट्रीब्यूशन, मान लो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आया, इनफैक्ट बोलता है कॉर्पस डोनेशन भी तुम काउंट करोगे उसमें, बोलता है यहां नहीं बोल रहा है विदाउट गिविंग इफेक्ट, तो कॉर्पस भी लेंगे, ऑब्वियस ही बात है। सर कहता है कि तुम एक ट्रस्ट हो जिसको ट्रस्ट की इनकम आ रही है, ट्रस्ट की इन्वेस्टमेंट की इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, हर तरह के डोनेशन आ रहे हैं इंक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन। अभी बेनिफिट मत दो, देखो ये कितने रुपए हैं, अच्छा 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो तुमको सीए से ऑडिट करवानी पड़ेगी, और ऑडिट करवाने पे रिटर्न फाइल की ड्यू डेट होती है 30 नवंबर, तो उसके एक महीने पहले 31 अक्टूबर को तुमको अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट भी करनी पड़ेगी। सर ये जो आप 2.5 लाख रुपए की काउंटिंग करते हैं, क्या इसमें हम कॉर्पस डोनेशन भी लेंगे? हाँ, कॉर्पस डोनेशन भी लोगे, क्योंकि कॉर्पस डोनेशन एग्जम्प्ट किस में होता है, सेक्शन 11(1)(d) में लेते हैं, एग्जम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको यहां भी पढ़ाई है, मुझे याद आ रहा है, पेज नंबर 11 पे भी लिखी हुई है ये बात, कि अगर टोटल इनकम, पेज नंबर 11 पे भी लिखी हुई है, सेक्शन 12 के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर टोटल इनकम 2,50,000 से अधिक है ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट को ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो मोर क्लियरली ट्रस्ट की इनकम बिफोर प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट देखनी है। ट्रस्ट की जो इनकम है वो बिफोर प्रोवाइडिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11-12 देखनी है, यानी वो जो 15% की एक्यूमुलेशन करते थे ना, उसके भी पहले वाली इनकम देखनी है। और जो कॉर्पस डोनेशन का साइड कर देते थे, माइनस करो ये कॉर्पस डोनेशन है, उसको साइड किए बिना देखनी है। ठीक, अच्छा ये पॉइंट बहुत क्लियर है क्या, कि अगर आपको बेनिफिट लेना है तो टाइमली रिटर्न फाइल करनी होगी, आपका जो ड्यू डेट है उसके अकॉर्डिंगली रिटर्न फाइल कर दो अगर तुम बेनिफिट लेना चाहते हो तो। जनरली ट्रस्ट की ऑडिट होती है और ड्यू डेट क्या होता है, 30 नवंबर, मैंने क्यों बोला सर, आरओआई ड्यू डेट 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर होती है आरओआई ड्यू डेट जनरली अगर ऑडिट होती है। तो मैंने शायद मुंह से ना 30 नवंबर निकल गया, नहीं 30 नवंबर नहीं, 30 नवंबर तो जिनके ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस हैं उनके लिए। जनरली अगर किसी एसएससी की ऑडिट होती है तो उसका ड्यू डेट क्या होता है, 31 अक्टूबर, तो उससे एक महीना पहले यानी 30 सितंबर तक आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट जो सीए से ऑडिट करा के रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है वो 30 सितंबर तक कर दो और 31 अक्टूबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर दो। सर कहता है रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड विद इन द टाइम अलाउड, तो टाइम अलाउड क्या है, 31 अक्टूबर। तीन ही तरह की तो ड्यू डेट होती है आरओआई फाइलिंग की, एक 31 जुलाई, एक पहले होती थी 30 सितंबर, उसी को बढ़ा के अब कितना कर दिया गया 31 अक्टूबर ऑडिट का, और एक होता है 30 नवंबर ट्रांसफर प्राइसिंग केस और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का। तो ट्रस्ट की जनरली ऑडिट होती ही होती है, तो इसका आरओआई ड्यू डेट क्या होगा, 31 अक्टूबर, एक महीना पहले 30 सितंबर तक सीए से ऑडिट लेके ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट कर दो। पहला नंबर पेज जो ये आपका 13 नंबर पेज है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, सब कंप्लीट है। कुछ काटने की बात थी, कुछ समझाने की बात थी, मैंने समझा दिया। देख लो इसमें कुछ लिखना है, थोड़ा थोड़ा करके नीचे ले जा रहा हूं मैं। डन डन डन, ठीक, इसको लिखिए। अगर ट्रस्ट 18-19 में क्रिएट हुआ है लेकिन एप्लीकेशन 21-22 में लगा है तो बेनिफिट 21-22 से ही मिलेगा, 18-19 से नहीं। लेकिन अगर उसका असेसमेंट पेंडिंग है एओ के पास किसी ईयर का और उन ईयर्स के ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स सेम है लाइक 21-22,
तो उन ईयर्स को भी बेनिफिट दिया जा सकता है, 11-12 का एग्जाम्पशन दिया जा सकता है एओ की तरफ से। डन। वीडियो रोक के लिखा। सर टोटल 6 सिचुएशंस आपके साथ डिस्कस करनी है। वो 6 सिचुएशंस कौन सी है, एक बार इसको डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। यानी हम कौन से पेज पे आ चुके हैं? हम आ चुके हैं सेक्शन 12A1 AC। हम आ चुके हैं पेज नंबर 7.14 के टोटल 6 सिचुएशंस पे। कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। सर इस पेज पे जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो सब टेबल नंबर 20-21 से कवर हो जाएंगी और क्लास नोट्स से कवर हो जाएंगी। यानी इस पेज पे कुछ भी आपको वापस नहीं आना है रिवीजन करने के लिए। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, रेफर पेज नंबर 20 टेबल एंड रेफर क्लास नोट्स। जब आप एग्जाम वाली रात और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो इस पेज पे आने की जरूरत नहीं है आपको। इस पेज में जितनी बातें लिखी हुई हैं वो सब अभी हम लोग नोट्स में कवर करने वाले हैं। देख रहे हो 6 सिचुएशंस हैं, 1 2 3 4 5 6। हम बात किसकी कर रहे हैं? एसी की। एसी आया तो बोला ए, डबल ए और ए बी में क्या लिखा है वो मत देखो। ए में क्या लिखा है मत देखो, डबल ए में क्या लिखा है मत देखो, ए बी में क्या लिखा है मत देखो, हमें फॉलो करो। सर एप्लीकेशन किसको देनी है? पहले तो देखो मैंने यहाँ एक लाइन लिख दी, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक एप्लीकेशन इन द ईयर ऑफ क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट। अभी अभी तुमको एग्जाम्पल दे भी दिया। एप्लीकेशन किसको देनी है? प्रिंसिपल, कमिश्नर और कमिश्नर को। फॉर्म नंबर कौन से है? 10A और 10AB। 2 सिचुएशन, जो पहला सिचुएशन है और जो आखिरी सिचुएशन है, इसमें फॉर्म नंबर 10A जाता है और बीच के जितने भी सिचुएशन है 2 3 4 5 इसमें फॉर्म 10AB का सिचुएशन है। सर एप्लीकेशन जो पहला है उसमें फॉर्म नंबर 10A के थ्रू जाता है, जो छठा नंबर है उसमें भी 10A के थ्रू जाता है। इसमें जो छठा नंबर पॉइंट है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेड फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। ये जो एप्लीकेशन जाता है किस पर्पस के लिए जाता है? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है। और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 3 साल होती है। बाकी जितने भी ऊपर एप्लीकेशन है 1 2 3 4 5 उसमें आपको 5 साल वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट मिलता है। एक ऑप्शन नया आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, छठा ऑप्शन, कि भाई इसमें तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार क्या ले लो, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लो जिसकी वैलिडिटी 3 साल है। उसके बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को क्या करना? कंफर्म करवा लेना। डिस्कशन नंबर 3, व्हेन ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैज बीन प्रोविजनली रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB। सर तुमने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लिया, एक बार तुम अपनी ट्रस्ट का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, पॉइंट नंबर 6 में आ जाओ। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन को परमानेंट करवाना चाहते हो, पॉइंट नंबर 3 में आ जाओ। सर तुम वो ट्रस्ट हो जो पहले से रजिस्टर्ड है, 1/4/2021 से पहले से रजिस्टर्ड है, पॉइंट नंबर 1 में आ जाओ, 1 में। सर मैं रजिस्टर्ड था 12AB में, 5 साल खत्म होने वाले हैं, फिर से रजिस्ट्रेशन लेना है, क्या करूं? पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ। ऐसे करके हमारे पास टोटल 6 सिचुएशंस हैं। ये 6 सिचुएशंस आपके सामने दे रखा है, जिस पर बेस्ड होके मैंने एक टेबल बना रखा है पेज नंबर 20-21 में। वो टेबल पे सीधा जाना, यहां से कुछ भी रिवाइज मत करना। डोंट रिवाइज दिस पेज इन एग्जाम नाइट। डोंट रीड दिस पेज इन एग्जाम नाइट। आपकी लाइफ सिंपल कर दी। समझाऊंगा तो जरूर, इस पेज पे अभी आऊंगा, समझाऊंगा तो जरूर, इस पेज से लिंकिंग करके दे दूंगा, लेकिन इस पेज से तुमको कुछ भी रिवाइज नहीं करना है। अब कुछ कुछ बातें जो मैंने यहां लिखी हुई है वो फटाफट लिख लो। जैसे फॉर्म नंबर 10A पहले में, फॉर्म नंबर 10A लास्ट वाले में, और बीच वाले में कौन सा फॉर्म है? 10AB। आगे मैं नोट्स में दिखाऊंगा। लास्ट वाले में जब आप जाते हो तो वहां पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है 3 साल के लिए, बाकी सब 5 साल वाला है। और कुछ बातें यहां लिखी हुई हैं, इसको भी मैं समझा दूंगा। रेफर टेबल एंड क्लास नोट्स एग्जाम्पल। आपको इस पूरे पेज पे ही नहीं आना है, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे, ऐसे समझो। बट कुछ कुछ बातें जो मैंने यहां लिखी हैं लिख लो। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन।
वीडियो रोक के लिखा। एक बात ध्यान रखना, फॉर्म जो अप्लाई करते हैं वो प्रिंसिपल कमिश्नर को करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, और फॉर्म नंबर 2 है 10A एज वेल एज 10AB। टोटल 6 सिचुएशन में से 2 सिचुएशन में फॉर्म नंबर 10A जाता है, बाकी के 4 सिचुएशन में फॉर्म नंबर 10AB जाता है। ये मैं अभी तुमको याद करा दूंगा क्लास में ही। आज तुमको ये 6 के 6 सिचुएशन क्लास में याद करा दूंगा। सर ये जो मेरे नंबर है वो वहां से मैच नहीं कर रहे हैं, यह जो 6 नंबर हैं और जो मेरे 6 नंबर है वो अलग अलग हैं। मैंने अपने हिसाब से ऑर्डर चेंज कर दिया है। मेरा जो 1 है वो नोट्स का 1 है, मेरा 2 नोट्स का 2 है, लेकिन जो मेरा 3rd पॉइंट है वो नोट्स का 4th पॉइंट है, जो मेरा 4th पॉइंट है नोट्स का 6th पॉइंट है, जो मेरा 5th पॉइंट है नोट्स का 3rd पॉइंट है। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है, जो मेरा पॉइंट नंबर 6 है वो नोट्स का 5th पॉइंट है। क्लियर? ये 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स हैं, और ये अंदर में 6 पॉइंट्स मेरे दिख रहे हैं, लेकिन जो टॉप के पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 1 अंदर में पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 अंदर में पॉइंट नंबर 2 है, उसके बाद ऑर्डर चेंज है। यहां पॉइंट नंबर 3 है, अंदर 4 है, 4 अंदर 6 है, बाहर 5 अंदर 3 है, और बाहर 6 अंदर 5 है। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है समझाने के लिए। टोटल 6 सिचुएशंस हैं, टोटल 6 सिचुएशंस हैं जहां आप एप्लीकेशन देंगे और आपको सिचुएशन के हिसाब से सर्टिफिकेट AB में मिलेगा। अच्छा, बोले इस 6 सिचुएशंस में क्या अलग अलग सिचुएशंस हैं, इन सब में अलग अलग टाइम पीरियड दे रखे हैं। किसी में लिखा हुआ है कि तुमको 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन देना है, किसी में लिखा हुआ है कि तुमको 1 महीने के अंदर एप्लीकेशन देना है, किसी में लिखा हुआ है कि 6 महीने पीछे जाके एप्लीकेशन देना है, किसी में लिखा हुआ है 1 महीने पीछे जाके एप्लीकेशन देना है। तो वो सिचुएशन एग्जाम के लिए याद रखनी होगी, और इसीलिए आपको नोट्स में टेबल दिया हुआ है रिवीजन के लिए। पेज नंबर 7.20 एंड 7.21 में जो टेबल दिया हुआ है उसका मेन पर्पस है रिवीजन कर लो। लेकिन आपको डिफरेंशिएशन तो देखना होगा ना, एग्जाम में कोई एक सिचुएशन है, पहचानना पड़ेगा ना तुमको कि वो कौन सी सिचुएशन में फॉलो कर रहा है। क्या मैंने बोला? कुछ सिचुएशन में लिखा हुआ है कि तुम 1 महीने पहले आओ, कुछ सिचुएशन में लिखा हुआ है तुम 6 महीने पहले आके हमें एप्लीकेशन दो, कुछ में लिखा हुआ है एक बार टाइम बीत जाने दो, उसके बाद 3 महीने के अंदर आके एप्लीकेशन दे देना। तो जानना पड़ेगा ना कौन सा सिचुएशन है। एप्लीकेशन के फॉर्म नंबर अलग अलग है, सिचुएशन अलग अलग है, हर सिचुएशन में जो टाइम लिमिट है वो अलग अलग है। अब इसके बेसिस पे जो सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके बेसिस पे जो सर्टिफिकेट मिलेगा, कहीं पे लिखा हुआ 3 महीने के अंदर मिलेगा, कहीं पे लिखा हुआ 1 महीने के अंदर मिलेगा, कहीं पे लिखा हुआ 6 महीने के अंदर मिलेगा। और अभी अभी आपको बताया प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो मिलता है उसकी वैलिडिटी 3 ही साल होती है। तो अब एग्जाम में आपको आपने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया है, वो रजिस्ट्रेशन जनरली 5 साल तक वैलिड होता है, बट अगर रजिस्ट्रेशन कौन सा रजिस्ट्रेशन है, प्रोविजनल, तो वैलिडिटी सिर्फ कितनी होगी? 3 साल। ये तो अब याद हो ही गया एग्जाम के लिए। फटाफट ये सारे सिचुएशन लिखो नोट्स पे आप, फिर मैं इसको समझाता हूं कि कौन से सिचुएशन की जरूरत क्यों पड़ी। वीडियो रोका, लिखो। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। प्लीज ध्यान रखना, जो बुक्स में ये 6 सिचुएशन है, इसका ऑर्डर मैंने यहां चेंज कर दिया है, कंफ्यूज मत करना। और मैंने अंदर में रोमन वाली वर्किंग कर दी है। अब मैं इसको समझाता हूं। एक बार आप भी वीडियो रोक के, आपने लिख तो लिया है, एक बार पढ़ो इसको, एक बार पढ़ो और डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो कि हर पॉइंट एक दूसरे से कैसे अलग है। ठीक, इतना थोड़ा सा यहां दिमाग लगाओ, लगाना जरूरी है, लगाना जरूरी है। भागम भाग नहीं मचाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ यहां पे। वीडियो रोको। पढ़ा आप लोगों ने? बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं। कहता है पहला पॉइंट, किस ट्रस्ट को एप्लीकेशन देना होगा? जो ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बिफोर 1/4/2021। जो नया प्रोविजन है एसी का और या फिर सेक्शन 12 एबी का, वो कब से इफेक्टिव है? 1/4/2021 ऑनवर्ड्स। तो जो नए ट्रस्ट आएंगे उनको तो डायरेक्ट एप्लीकेशन देना है और रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक। लेकिन जो ट्रस्ट ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड थे वो क्या करेंगे? तो बोलता है उनको इस नए सेक्शन में आने के लिए एप्लीकेशन देना होगा।
ट्रस्ट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12A या AA बिफोर 1/4/2021। अब जैसे मैंने क्या बोला, ट्रस्ट की लाइफ जो अब नहीं मिलेगी वो कितनी, 5 साल के लिए। अगर मान लो कोई ट्रस्ट 2 साल पहले से रजिस्टर्ड है 12AA में, तो उसका वही सर्टिफिकेट कंटिन्यू रहेगा? नहीं, उसको फिर से आके एप्लीकेशन देना होगा और उसको 12AB का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा जो 5 साल के लिए वैलिड होगा, और पहला साल 21-22 नहीं, जिस साल में वो पहले रजिस्टर्ड था वो कहलाएगा। बात करेंगे अभी एग्जांपल के साथ। सर एक सिचुएशन ये है, ध्यान रखना होगा टोटल 6 सिचुएशन है और 6 के में आपस में डिफरेंशिएट रखना पड़ेगा आपको कि हाँ ये वाला सिचुएशन है, ये इसमें ऐसा करेंगे, ये वाला सिचुएशन इसमें ऐसा करेंगे। दूसरा सिचुएशन क्या है, ट्रस्ट नए सेक्शन में रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी थी 5 साल वाली वो खत्म होने वाली है यानी ये फ्यूचरिस्टिक है थोड़ा सा। सर प्रीवियस ईयर 21-22 से तो ये नया सेक्शन आया है, और अगर कोई ट्रस्ट मान लो 12AB में रजिस्टर्ड है तो अभी तो 5 साल 12AB में ही रहेगा, और 5 साल का जब उसका एक्सपायरी कंप्लीट होने वाला होगा तो उसके ठीक पहले वो एप्लीकेशन देगा कि सर मेरे 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, ये 5वां साल है, अब मुझे 5 साल के लिए और आगे रिन्यूअल कर दो। तो ये बेसिकली अपनी एक्सपायरी को एक्सटेंड करवा रहा है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या सुने, 12AB में अब कोई भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड होगा तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी वो 5 साल होगी। तो सर ऑलरेडी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है जिसकी 5 साल की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी इज कमिंग टू एन एंड, अब उसको फर्दर 5 साल के लिए क्या चाहिए, एक्सटेंशन। तो डायरेक्ट उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और अब आगे देखेंगे कि कितने महीने पहले एप्लीकेशन लगाएगा, एप्लीकेशन लगाने के बाद उसको सर्टिफिकेट कितने कब मिलेगा, कितने महीने के अंदर, और ऑब्वियसली 5 साल के लिए उसको नया आगे लाइफ मिलेगा। 2 हो गए। अब एक सेक्शन हमने पढ़ा था 11.7 में हमने पढ़ा था कि कोई ट्रस्ट ऑलरेडी 1023C का बेनिफिट ले रहा है, साथ में सेक्शन 11-12 का भी बेनिफिट ले रहा है, तो ये वाला बेनिफिट उसका बंद हो जाएगा। ऐसा हमने क्लास में पढ़ा। कब से बंद हो जाएगा, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2020 से। ये ऑलरेडी आपने सेक्शन पढ़ा मेरे से, पेज नंबर कहां पे, ये ऑलरेडी सेक्शन सब सेक्शन आपने मुझे पेज नंबर 7.9 पे पढ़ा कि कोई ट्रस्ट है जो पहले डबल बेनिफिट ले रहा था, सेक्शन 11-12 का भी और सेक्शन 1023C का भी। तो एक अमेंडमेंट आई 2020 में जो बोला कि अब अगर डबल बेनिफिट ले रहे हो तो 11-12 डिसकंटिन्यू हो जाएगा, 1023C लेते रहो। लेकिन तुम चाहते हो नहीं, तुम 11-12 में आना चाहते हो, तो आ जाओ, तीसरा नंबर पॉइंट। लेकिन फिर ध्यान रखना, तुम 11-12 में आओगे तो तुमको 1023C नहीं मिलेगा, ऐसा क्लास में पढ़ाया हुआ है। आज के दिन ट्रस्ट को सिर्फ सेक्शन 10 में 10(1) का बेनिफिट मिलता है। अगर कोई ट्रस्ट 11-12 का बेनिफिट लेता है तो उसको सिर्फ 10(1) का बेनिफिट मिलेगा और कोई सा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक पॉइंट उस ट्रस्ट के लिए है जो पहले से ही इस दोनों सेक्शन का बेनिफिट ले रहा था, बिकॉज ऑफ 1 अमेंडमेंट उसका 11-12 का बेनिफिट डिसकंटिन्यू हो गया, तो उसको अब इसमें आना पड़ेगा। अब उसके लिए अलग प्रोसेस दिया है। सर अगर आप नया ट्रस्ट है, ब्रांड न्यू ट्रस्ट, पहले से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा सबको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना है। उसके लिए 6ठा नंबर पॉइंट है जिसको मैंने 4थे नंबर पे रखा है। सर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, पहले आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था 12A का या 12AA का, आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन दे रहे हैं ऑन और आफ्टर 1/4/2021, तो ध्यान रखना गवर्नमेंट कहती है जो सबसे पहले ट्रस्ट रजिस्टर्ड होगा उसको सबसे पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में आना पड़ेगा, जिसकी वैलिडिटी कितनी है, 3 साल। ठीक। अब जनरली हर ट्रस्ट को आना ही पड़ेगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में, चाहे तुम चैरिटेबल एक्टिविटी करो या ना करो। मान लो मैं ट्रस्ट हूं, पहला साल है, कोई चैरिटेबल एक्टिविटी मैं नहीं कर रहा हूं, आगे करूंगा, वो भी इसमें आएगा। मान लो पहला साल है, मैंने चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, फिर भी उसको इसी में आना पड़ेगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में। वंस यू रजिस्टर्ड प्रोविजनली, उसके बाद तुम 5वें नंबर पे आओगे। सर मेरा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब तुम वापस एप्लीकेशन लगाओ। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से कहां जाओ, मेन रजिस्ट्रेशन में। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए वैलिड था, 3 साल के लिए। अब तुम अपना मेन रजिस्ट्रेशन में ट्रांसफर करवाओ, तुम्हारा बेनिफिट अब कितने साल के लिए मिलेगा, 5 साल के लिए।
5 साल में वो 3 साल इंक्लूड होंगे प्रोविजनल वाले। तो बोला सर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मालूम है क्या है? 2 दिन के अंदर भी मिल जाएगा तुमको। आज ऑनलाइन अप्लाई किए, 2 दिन के अंदर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आ गया। इसमें कुछ भी चेक नहीं करते, तुमको जस्ट एक रजिस्टर्ड करते हैं। उसके बाद जब तुम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से मेन रजिस्ट्रेशन में आते हो, सेइंग कि तुम चैरिटेबल एक्टिविटी ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दिए हो, तो वहां पे चेकिंग वेकिंग करते हैं, 6 महीने का टाइम लेते हैं, तुमको रजिस्टर्ड करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। चौथे नंबर में तो रिजेक्शन होता ही नहीं, तुम अप्लाई करो, तुम्हारा सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सब देख लेंगे प्रॉपर है, तुमको रजिस्टर्ड कर देंगे। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 साल। लेकिन वंस प्रोविजनल रजिस्टर को तुम मेन रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कराओगे तो फिर प्रोविजनल और मेन दोनों मिला के टोटल 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले 3 साल और बाद में 5 साल, टोटल 8 साल, ऐसे नहीं होगा। 5 साल में 3 साल प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का इंक्लूडेड है। अभी एग्जांपल दूंगा तुमको। और एक लास्ट केस, सर तुम्हारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है लेकिन जिस ऑब्जेक्टिव के साथ तुम रजिस्टर्ड थे उसमें तुमने मॉडिफिकेशन कर दिया। ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AB, लेकिन तुमने अपने ऑब्जेक्टिव में मॉडिफिकेशन ला दिया, जिसके कारण अब जो तुमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला था वो और तुम्हारा जो नया ऑब्जेक्टिव है वो मैच नहीं कर रहा है। तुमने अपने ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव में मॉडिफिकेशन कर दिया, तो एक उसके लिए एप्लीकेशन। फर्स्ट टाइम पहली बार रजिस्ट्रेशन लेने आ रहे हैं तो हर ट्रस्ट को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिए तो उसको फिर मेन रजिस्ट्रेशन में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। 3 केस ये हो गए। एक जिसमें ट्रस्ट को बेनिफिट मिलना बंद हो गया था अपने आप 11-12 का बिकॉज ऑफ एन अमेंडमेंट, तीसरा नंबर पॉइंट। और जो ट्रस्ट पहले से रजिस्टर्ड है लेकिन उसको 2 ही साल हुआ है, 1 ही साल हुआ है, 3 साल ही हुआ है, टोटल 5 साल का बेनिफिट मिलना है, तो उसको वापस बैलेंस नंबर ऑफ ईयर के लिए इस नए वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। और सर दूसरे नंबर में क्या है, तुम्हारे ट्रस्ट की वैलिडिटी खत्म हो रही है, तुमको 5 साल के लिए रिन्यूअल चाहिए। सर अगर आप तुम ध्यान से देखो तो पहले नंबर के बाद तुम चौथे नंबर में आ सकते हो। यस, आ सकते हैं। सर तीसरे नंबर में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी तुम दूसरे नंबर में आ सकते हो, पहले नंबर से चौथा नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू कि ट्रस्ट तुम पहले से रजिस्टर्ड थे पुराने वाले सेक्शन में, 3 साल हो चुका तुम्हारा, तो अब तुम नई में आओगे बैलेंस नंबर ऑफ 2 इयर्स के लिए। और मान लो आने के बाद तुम्हारी अब लाइफ खत्म हो रही है 12AB की, तो तुम क्या करोगे, फिर 5 साल के रिन्यूअल करवाओगे, तो 1 के बाद तुमको हो सकता है 2 में आना पड़े। ऐसे ही तुमने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया चौथे नंबर में, उसके बाद चौथे नंबर से तुम कहां आओगे, 5वें नंबर में, कि सर अब मैं प्रोविजनल को मेन रजिस्ट्रेशन में लेके आ रहा हूं। फिर आगे हो सकता है तुम्हारा मेन रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी खत्म हो जाए, तो तुमको वापस से दूसरे में जाना पड़ेगा, सर मुझे 5 साल का और एक्सटेंशन चाहिए, है ना। चौथा में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिए, चौथे से 5वें में आए, उसको अपने आप को ठीक करवा लिए मेन रजिस्ट्रेशन। अब मान लो उसकी लाइफ एक्सपायर हो रही है, तो 5वें से फिर तुमको दूसरे में जाना पड़ेगा कि सर मुझे 5 साल के लिए क्या चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए। ठीक, ऑलरेडी तुम ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो, तुम्हारे को मॉडिफिकेशन हुआ ऑब्जेक्टिव का, तुम मॉडिफिकेशन करवा लो, बाद में उसकी लाइफ 5 साल वाली वैलिडिटी खत्म हो रही है तो वापस 2 में चले जाओ। क्या हम 6 के बाद 2 में जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते हो सर? तुम एक ट्रस्ट थे, तुमने चौथे नंबर में रजिस्ट्रेशन लिया प्रोविजनल को तुमने कन्वर्ट कराया मेन रजिस्ट्रेशन में। मेन रजिस्ट्रेशन के बाद तुम्हारा मॉडिफिकेशन हो गया, वहां फिर से तुमको सर्टिफिकेट मिला, फिर से अब तुम्हारा वहां 5 साल का लाइफ खत्म हो गया, फिर से तुमने उसको क्या किया, एक्सटेंशन लिया। क्या ये सब कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? सर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हुआ 3 साल के लिए वैलिड, अब इसको रेगुलर करवाते हैं, प्रोविजनल से रेगुलर, 5वें नंबर में जाओ। सर रेगुलर करवा लिया लेकिन बीच में जाके ना मैंने ऑब्जेक्टिव अपना चेंज कर दिया, तो 6ठे में आओ। सर ऑब्जेक्टिव चेंज करने के बाद सर्टिफिकेट तो मिल गया लेकिन अब वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है, तो कहां आओ, दूसरे नंबर में आओ। यानी हो सकता है तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तुमको शिफ्ट होना पड़े, दूसरे से तीसरे पॉइंट में शिफ्ट होना पड़े। जैसे तुम ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, अब तुम नए में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो बैलेंस नंबर ऑफ ईयर के लिए, तो 1 में आओ। अब जो बैलेंस नंबर ऑफ ईयर तुम्हारा खत्म होने वाला है, तब तुमको उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कराओगे, तो 1 के बाद तुमको 2 में आना पड़ेगा। 2 में आने के बाद तुम्हारा मान लो मॉडिफिकेशन हो गया ऑब्जेक्टिव में, तो 2 से क्या 6 में आ सकते हैं? आ सकते हो।
4 से 5 में आना ही पड़ेगा। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर एवरी न्यू ट्रस्ट। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर एवरी न्यू ट्रस्ट। आप डायरेक्ट 5 में नहीं जा सकते। बोला सर मैं एक ट्रस्ट हूं, मुझे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, डायरेक्ट मेन रजिस्ट्रेशन लेना है। नॉट पॉसिबल। तुमको चौथे से ही 5वें में आना पड़ेगा। तुम पहले कहीं कोई रजिस्टर्ड नहीं थे, तुम्हारा पहला साल है और तुम चैरिटेबल एक्टिविटी करना स्टार्ट भी कर चुके हो, फिर भी तुमको चौथे नंबर में आना पड़ेगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए। और एक बार जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसको 5वें में कन्वर्ट कराना पड़ेगा मेन रजिस्ट्रेशन में। सर 5वें के बाद तुम्हारा मान लो वो मेन रजिस्ट्रेशन का लाइफ एक्सपायर कर रहा है तो दूसरे में जाके 5 साल का और एक्सटेंशन ले लो। सर मेरे पास 5 साल का सर्टिफिकेट है लेकिन मेरे ऑब्जेक्टिव में मॉडिफिकेशन हो गया तो छठे में आ जाओ। इस तरीके से ये 6 कैटेगरी है। ठीक सर, जो पहला नंबर कैटेगरी है यहां पे, ये जो पहला नंबर कैटेगरी है इसी में चाहिए फॉर्म नंबर 10A चाहिए इसमें। और जो तुम ये नया रजिस्ट्रेशन लेते हो प्रोविजनल वाला, इसमें चाहिए कौन सा फॉर्म? फॉर्म नंबर 10A। बाकी सब में फॉर्म नंबर 10B। चाहे प्रोविजनल को मेन रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करवाना हो, इनऑपरेटिव को एक्टिव करवाना हो, 5 साल के लिए एक्सटेंशन लेना हो, और या फिर लास्ट वाला मॉडिफिकेशन इन द ऑब्जेक्टिव, सब के लिए दूसरा नंबर फॉर्म है फॉर्म नंबर 10AB। थोड़ा ध्यान रखना फॉर्म के बारे में। तो ये पेज कंप्लीट। अब इस पे मैं एग्जांपल्स दूंगा अलग अलग। सर एग्जाम्पल करते ही तुम्हारा पूरा कवर होता चला जाएगा। ठीक, लिखिए इसको। 6 सिचुएशंस मैंने कहां से बोरो किए? पेज नंबर 7.14 से। 7.14 को ना रिवाइज करके यहां से रिवाइज करना है। 6 केसेस हैं, लिख तो लिए थे, कुछ कुछ ऐड कर लीजिए आप। सर जो पहले नंबर में आएगा क्या उसको लाइफ टाइम तक के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा? नहीं, बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मिलेगा। और जब वो खत्म होने वाला होगा तो दूसरे नंबर में फिर से एप्लीकेशन लगा के वो 5 साल की वैलिडिटी आगे रिन्यू करवाएगा वो। डन। छोटी छोटी बातें ऐड कर ली, वीडियो रोक के छोटी छोटी बातें ऐड कर ली। सर अगर बुक में जाए तो पहला नंबर पॉइंट, बुक में अगर जाते हैं मेरे तो पहला नंबर पॉइंट और छठे नंबर पॉइंट में फॉर्म नंबर 10A एप्लीकेबल। और ऐसे याद रखो, तो जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेते हैं वो फॉर्म नंबर 10A के बेसिस पे लेते हैं, और जो ट्रस्ट ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड थे अब उनको बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स के लिए 12AB में आना है, उनको भी फॉर्म नंबर 10A चाहिए, बाकी सबको 10AB चाहिए। डन। छोटी छोटी बातें यहां वीडियो रोक के ऐड कर ली। अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल में। ध्यान से देखिए, अभी कुछ लिखिएगा मत, मैं एक एक करके हर सिचुएशन में 5-10 मिनट दूंगा, अगले 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाना है, जो उम्मीद मुझे लग रही है। उसके बाद 2 छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चन है, कवर हो जाएगा। टोटल 6 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन, सर एक बार को मान लो सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज ये सब याद ना हो, कंटेंट तो याद रख लो। अच्छा ये तो याद रहेगा, एप्लीकेशन 12A में देते हो और सर्टिफिकेट 12AB में मिलता है, इतना तो याद रहेगा। अब 12A के बाद सब सेक्शन 1 और AC क्लॉज, चलो मत याद करो। 12A में एप्लीकेशन देते हैं और 12AB में सर्टिफिकेट मिलता है, इतना ध्यान रखना। अब देखो, ट्रस्ट जो तुम कौन से ट्रस्ट थे? ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे बिफोर 1/4/2021 से। तुम एक चैरिटेबल ट्रस्ट थे जो रजिस्टर्ड थे 12AA में। तुम प्रीवियस ईयर 19-20 से रजिस्टर्ड थे। 19-20 तुम्हारा फर्स्ट ईयर। क्या तुमने फर्स्ट ईयर में सेक्शन 11-12 का बेनिफिट लिया? हाँ लिया। फिर प्रीवियस ईयर 20-21 में तुमने सेकेंड ईयर में 11-12 का बेनिफिट लिया? हाँ लिया। अब नया सेक्शन आ गया। अब वो नया सेक्शन क्या बोलता है तुमको? अब एग्जम्पशन कंटिन्यू करने के लिए, टू कंटिन्यू एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 and 12 फ्रॉम प्रीवियस ईयर 21-22। सर पहले जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला था उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी, नो टाइम लिमिट। लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं, तुमको भी अब कंपलसरी एप्लीकेशन लगाना मस्ट है 12A 1AC में। कब तक लगाना है? 3 महीने के अंदर। फ्रॉम 3 मंथ्स कहां से? फ्रॉम जब से नया नियम आया है 1/4/2021। तो डेडलाइन क्या मिली? 30 जून 2021 तक।
जितने भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं उनको फिर से एप्लीकेशन लगाना होगा। कौन से फॉर्म नंबर में? फॉर्म नंबर 10A में। सर गवर्नमेंट को यहां बहुत दिक्कत आई, कभी पोर्टल काम नहीं कर रहा है, कभी लोगों में क्लैरिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इस डेट को एक्सटेंड करते 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 31 मार्च 2022 पहुंचा दिया था। लेकिन अपने को एग्जाम में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ट्रस्ट पहले से रजिस्टर्ड थी और उसने मान लो 1-2 साल का बेनिफिट ले लिया है, 5 साल का बेनिफिट अब नहीं के हिसाब से मिलता है, 2 साल का ले लिया, अभी भी ये 3 साल का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल है, तो इसको एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी फॉर्म नंबर 10A में 3 महीने के अंदर। सपोज करो इसने 11 मई 2021 को एप्लीकेशन मूव कर दी, तो अब यहां पर इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा 3 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द एप्लीकेशन। जिस मंथ में तुम एप्लीकेशन लगाओगे उसके एंड से 3 महीने के अंदर तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ध्यान रखना, सर्टिफिकेट देते समय तुम्हारी एक्टिविटी की कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी क्योंकि तुम पहले से रजिस्टर्ड हो। कोई होता ना नया ट्रस्ट है तो मुझे उसको प्रोविजनली रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, फिर उसकी एक्टिविटी की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ नहीं करने की जरूरत है, खाली हाँ तुम 3 महीने के अंदर अप्लाई करो, जिस मंथ में तुम अप्लाई करोगे उसके एंड से 3 महीने के अंदर हम तुमको सर्टिफिकेट दे देंगे। तो यानी अगर मान लो तुमने एप्लीकेशन मई में दिया है तो सर्टिफिकेट तुमको कब तक मिल जाएगा? जून, जुलाई और अगस्त तक मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट 5 साल के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन 5 साल तुम्हारा 21-22 से नहीं स्टार्ट होगा। कहां से? जो पहला तुम्हारा साल था 19-20 वो पहला कहलाएगा, तो यानी 21-22 तीसरा कहलाएगा, 22-23 चौथा कहलाएगा, 23-24 तुम्हारा सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 तक वैलिड रहेगा। अब तुम बेनिफिट लेते रहो। सर सेक्शन 11-12 का बेनिफिट अब तुमको कहां तक मिलता रहेगा? 23-24 तक बड़े आराम से मिलता रहेगा। कौन सा ट्रस्ट है ये? ट्रस्ट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है 1/4/2021 से पहले, 1-2 साल ही उसके हुए हैं बेनिफिट लिए हुए। कायदे से नए नियम के हिसाब से 5 साल भी अगर बेनिफिट मिले तो अभी भी इसका 3 साल बचा है, तो इसको एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी विद इन 3 मंथ्स। नियम क्या कहता है? विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट 1 अप्रैल 2021 एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। अंदर की बात क्या है? वो डेट बढ़ाते ही गई गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। कौन से फॉर्म नंबर में? 10A में। सर एप्लीकेशन मूव कर दिए, फिर तुमको 3 महीने के अंदर बिना वेरिफिकेशन ऑफ योर एक्टिविटी तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 महीने कहां से लेंगे? फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज सबमिटेड। ठीक, तो अगर तुमने मई में एप्लीकेशन दिया है तो तुमको जून, जुलाई, अगस्त एंड तक तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो कहां तक वैलिड रहेगा? 5 साल तक। लेकिन कहां से? फर्स्ट टाइम तुमको जो सर्टिफिकेट मिला था 19-20 में, वहां से। यानी अब तुम सिर्फ 3 साल तक के लिए ही एलिजिबल हो, उसके बाद तुमको फिर से रिन्यूअल वाला एप्लीकेशन लगाना होगा। तो ये एक केस आपका कवर्ड, ये एक केस तुम्हारा कवर्ड हो गया। क्या कवर हो गया? मैं एक बार आपको यहां ले जाऊं, मैं आपको पेज नंबर 20 पर सीधा ले जा रहा हूं। 20 पर आपका ये पहला पॉइंट कवर हो गया। डन, ये पहला पॉइंट कवर हो गया। अगर तुम एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हो तो तुमको 30 जून 2021 तक एप्लीकेशन मूव करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, और जैसे ही तुम मूव करोगे उस मंथ के एंड से 3 महीने के अंदर तुमको सर्टिफिकेट वैलिड मिल जाएगा। ठीक सर, जो असेसमेंट ईयर से पहले तुमको ग्रांट मिला था वहीं से तुम्हारा एग्जाम्पशन कंटिन्यू रहेगा, और टोटल कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ये एग्जाम्पल आपके साथ मैंने कवर कर दिया। पहला नंबर पॉइंट डन। इस टेबल पे है सीधा। मैंने क्या बोला? मैं अभी क्लास में समझाता जाऊंगा, ये टेबल कवर होता जाएगा। तुम इस टेबल से रिवाइज कर लो या मेरे क्लास नोट से रिवाइज कर लो। मेरा क्लास नोट्स तुम्हें काफी हेल्प करेगा, काफी हेल्प करेगा। पहला पॉइंट क्लियर, ये क्लियर, ठीक क्लियर। अब अगर हम नोट्स में जाएं तो ये वाला पॉइंट क्लियर, हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया नोट्स में। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया पेज नंबर 14 का, और इसी पॉइंट से रेफरेंस यहां पर ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि तुमको तुम्हारा जो सर्टिफिकेट मिलेगा 5 साल वाला वो वैलिड कहां से रहेगा? कहां से रहेगा? जो पहले वाला सर्टिफिकेट मिला था उसके हिसाब से जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर था वहां से तुम्हारा ये वैलिडिटी चलेगा, ना कि ईयर ऑफ एप्लीकेशन से। जनरली जो ट्रस्ट जिस ईयर में अप्लाई करती है वो ईयर उसका फर्स्ट ईयर होता है,
बेनिफिट लेने का 11-12 का, जिस ईयर में आप एप्लीकेशन मूव करते हो। नॉर्मल नियम क्या है, 6 तरह के एप्लीकेशन है। जिस ईयर में तुम एप्लीकेशन मूव करोगे वो तुम्हारा पहला साल होगा, वहां से 5 साल के लिए। लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट को मेन सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कराओगे तो पुराना 3 और नया 2, टोटल 5 ही मिलेगा। और अगर तुम ट्रस्ट पहले से रजिस्टर्ड थे तो पहले 2 साल का बेनिफिट ले चुके हो तो अब 3 ही साल का मिलेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें अलग अलग जगह लिखी हुई हैं। अब तुम यहां कहां टेक्निकलिटी में जाओगे, ठीक? तुमको थोड़ी ना ये याद रखना है पहला नंबर पॉइंट में ये लिखा था, दूसरा नंबर पॉइंट में ये लिखा था, ऐसे नहीं याद करना है तुमको। तो ये ध्यान रखना, अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो तुम बना देना। लिखिए इसको। डन। पहला नंबर पॉइंट अच्छे से हाईलाइट करके लिख लिया। टोटल 6 सिचुएशन, एक एक करके एग्जाम्पल अब करेंगे। डन। वीडियो रोक के लिखा, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, कंप्लीट कीजिए। 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन मूव करनी है। कहां से? 1 अप्रैल से, जब से नया नियम आया। किनको? जो ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे और जिनका 2-3 साल निकल चुका है, 2-3 साल लेना और बाकी है, टोटल 5 साल के लिए वो एलिजिबल थे, हैं, ऐसे समझो। सर कोई ट्रस्ट है जो पिछले 10 साल से रजिस्टर्ड है, क्या वो इसमें आएगा? नहीं आ सकता, उसके तो 5 साल की वैलिडिटी खत्म हो गई ना, उसको इसमें नहीं लाना होगा, उसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट में जाना पड़ेगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में। ये कौन सा सिचुएशन है? ऐसा ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है लेकिन अभी तक उसके 5 साल खत्म नहीं हुए। किसी का मान लो ऐसा ट्रस्ट है जिसका 1 ही साल अभी खत्म हुआ है, कोई ऐसा ट्रस्ट है जिसका 4 साल खत्म हो गया, 1 साल बचा हुआ है, 3 साल खत्म हो चुका है, 2 साल बचा हुआ है, वो सब इसमें आ सकते हैं। बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स के बेनिफिट लेने के लिए 12AB के थ्रू ही अब उनको रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स का बेनिफिट मिलेगा। मान लो तुम्हारी कोई ट्रस्ट है जो 7 साल पहले रजिस्टर्ड थी, तो उसको इसमें लाके क्या करोगे? 5 साल ही मिलता है, वो भी फ्रॉम द अर्लियर डेट, तो उसका तो बेचारे को इसमें आके कोई फायदा नहीं। तो वो कहां जाएगा सर? वो जाएगा नीचे 4थे नंबर पॉइंट में, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए। हमारी जो क्लास में पॉइंट चल रहा है उसमें 4थे नंबर पॉइंट में जाएगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए। एक ऐसा ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड था और जिसकी 5 साल की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, वो इसमें नहीं आ पाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर, लिख लिए वीडियो रोक के। दूसरा पॉइंट, सर मैं एक ट्रस्ट हूं जो ऑलरेडी सेक्शन 12AB में रजिस्टर्ड हूं, मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 12AB का है लेकिन उसकी वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली है। मान लो ऊपर वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि सर मेरे पास एक सर्टिफिकेट है 12AB का जो एक्सपायर होने वाला है 31 मार्च 2024 को, मेरी वैलिडिटी खत्म होने वाली। ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब तुम एक ट्रस्ट हो, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो 12AB में, तुम्हारी वैलिडिटी सर्टिफिकेट की खत्म होने वाली है 31 मार्च 2024 को, क्योंकि तुम्हारा प्रीवियस ईयर 23-24 5th ईयर था। तो तुमको फिर से एक एप्लीकेशन मूव करनी होगी, यही सेम सेक्शन, सेम क्लॉज, सब क्लॉज चेंज हो रहा है। कब? 6 मंथ प्रायर, ये नियम है, ये लॉ है, 6 मंथ्स प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी पीरियड। 6 महीने बचे होने चाहिए। एप्लीकेशन जब मूव करोगे, जिस ईयर में तुम्हारी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है उसमें 6 महीने बचे होने चाहिए। यानी तुमको एप्लीकेशन कहीं ना कहीं 30 सितंबर 2023 तक लगा देना होगा अगर तुम्हारी वैलिडिटी ट्रस्ट की एक्सपायर हो रही है। कब? 31 मार्च 2024। 6 मंथ्स प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी पीरियड। यहां तुमको एक्सपायरी डेट का वेट नहीं करना है कि लेट द माय सर्टिफिकेट एक्सपायर, एक्सपायरी के बाद मैं चला जाऊंगा 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, ऐसा नहीं है। डोंट कम आफ्टर द एक्सपायरी। तुमको एक्सपायरी डेट से पीछे 6 महीने जाना, उसके पीछे तुम कभी भी एप्लीकेशन लगा दो आगे रिन्यूअल का। ठीक है, क्लियर, समझ गए? अब मान लो तुमने एप्लीकेशन लगा दी, कब? 11 अगस्त 2023 को, तो यहां से अब 6 महीने लेगी, 3 महीने नहीं। सर कभी कभी ना 1 महीने में भी सर्टिफिकेट मिल जाता है, 1 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, प्रॉपर 6 महीने लेगी अब डिपार्टमेंट। तुमने एप्लीकेशन लगा दिया, अब जिस मंथ में तुमने एप्लीकेशन लगा दिया है उस मंथ एंड से, यानी 31 अगस्त 2023 जाने दो, उसके बाद 6 महीने, 6 months फ्रॉम द मंथ एंड इन विच द एप्लीकेशन इज सबमिटेड, 6 महीने का टाइम लेगी। तो अगस्त चला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 29 का होगा,
क्योंकि 2024 लीप ईयर है, 29 फरवरी तक तुमको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तुमको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 12AB। बोला जाएगा कि तुम्हारी वैलिडिटी अब आगे 5 साल के लिए, और जिसमें से पहला साल कौन सा होगा, 23-24। 23-24 में एक्सपायर हो रहा था, तुम 23-24 में एक्सपायर कर रहे थे, तुम्हारा सर्टिफिकेट 23-24 में एक्सपायर हो रहा था। तो एक्सपायरी जिस ईयर एंड में हो रहा है उसके 6 महीने पीछे, यानी 30 सितंबर से पहले पहले एप्लीकेशन लगाओ। मान लो 11 अगस्त को लगा दिए, अब 6 महीने का टाइम, यानी फरवरी तक तुमको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। और ये पहला साल यही साल होगा, कौन सा, 23-24, जिसमें तुमने एप्लीकेशन मूव किया था। अब तुमको 5 साल के लिए सर्टिफिकेट, यहां से आगे बढ़ जाएगा 5 साल। फर्स्ट ईयर ये होगा, अब यहां से 5 इयर्स। लेकिन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव का वेरिफिकेशन होगा, तुम्हारी एक्टिविटी का वेरिफिकेशन होगा। हो सकता है तुम्हारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, जिसमें तुम अपील में चाह सकते हो, कहां, ITAT के पास। वेरिफिकेशन वाला काम अभी नहीं हुआ था इसके पीछे, और वहां 3 ही महीने का टाइम था। 3 महीने के अंदर तुमको सर्टिफिकेट मिल गया था, वेरिफिकेशन नहीं हुआ था क्योंकि तुम पहले से रजिस्टर्ड थे। अभी क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा 5 साल के लिए, और हर 5 साल में जब रिन्यूअल होगा तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव का वेरिफिकेशन करेगा कमिश्नर। कमिश्नर को जो तुम एप्लीकेशन दोगे तो उसमें क्या लिखोगे, सर मेरे 5 साल का पीरियड एक्सपायर हो रहा है इतने तारीख को, मुझे आगे के 5 साल के लिए बेनिफिट चाहिए। तो कमिश्नर तुम्हारे रिकॉर्ड्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स ये सब मंगाएगा, उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई होने के बाद वो हाँ या ना, रिजेक्ट भी कर सकता है, हाँ भी बोल सकता है। वेरिफिकेशन प्रोसीड्योर कहां लिखा हुआ है, सर ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये अपने नोट्स में पेज नंबर अभी पढ़ेंगे, पेज नंबर 7.17 पे लिखा हुआ है, वहां भी अब जाएंगे तो बता दूंगा क्या है वेरिफिकेशन प्रोसेस। जब जब वेरिफिकेशन, ऐसे ध्यान रखना, जब जब वेरिफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होगा तब तब डिपार्टमेंट 6 महीने का टाइम लेगी। 6 महीने का टाइम कहां से लेगी, हमेशा टाइम कहां से लेगी, देखो 3 तरह के टाइम पीरियड है, एक 1 महीने का, एक 3 महीने का, एक 6 महीने का। हमेशा मंथ एंड से लेगी, ये ध्यान रखना। हम लोग 3 महीने वाला भी ऊपर पढ़े, ठीक, वहां भी लिखा था 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज अपलोडेड। यहां भी वही है, जिस मंथ में तुम एप्लीकेशन अपलोड किए उसके एंड्स पे पहुंच जाओ, वहां से 6 महीने। अब ध्यान रखना, जब भी 6 महीने का टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, जब भी 6 महीने का टाइम इन्वॉल्व है, वेरिफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व है। यानी अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व है तो तुमको डिपार्टमेंट को 6 महीना टाइम देना पड़ेगा। या फिर ऐसे समझो, डिपार्टमेंट 6 महीना क्यों ले रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट को तुम्हारा डॉक्यूमेंट का, रिकॉर्ड का, हिस्ट्री का, बुक्स का, तुम फंड मेंटेन कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं, तुम जो ट्रस्ट का पैसा आ रहा है उसको चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हो कि नहीं, कहीं तुम ब्लैक मनी व्हाइट मनी तो नहीं कर रहे, इन सब की वो चेकिंग वेकिंग करके तुम्हारा रजिस्ट्रेशन आगे 5 साल के लिए बढ़ाएगा। और ध्यान रखना, 5 साल में पहला साल कौन सा साल होगा, 23-24 ही होगा, जिस ईयर में तुम्हारा पुराना वाला सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है। एक होता है ना सर, 23-24 में तो मेरा एक्सपायर ही हो रहा था, तो मेरा 24-25 शुड बी द फर्स्ट ईयर, होना तो यही चाहिए था। लेकिन डिपार्टमेंट की जो लैंग्वेज है, एक्ट, बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है, उसके हिसाब से ही मैं जा रहा हूं, और यही सही है क्या, कि तुम्हारा 23-24 जिस ईयर में तुमने एप्लीकेशन मूव की है, जिस ईयर में तुमको सर्टिफिकेट मिला है आगे के 5 साल के लिए, वो साल तुम्हारा पहला साल होगा। जबकि यही तुम्हारा पिछले सर्टिफिकेट का आखिरी साल था। होना नहीं चाहिए था ऐसा ना, होना नहीं चाहिए था ना। अब डिपार्टमेंट कुछ इस पर आगे अमेंडमेंट लाती है तो लाती है, लेकिन अभी तो ओवरलैपिंग है 1 साल का, अभी तो ओवरलैपिंग है 1 साल का। रिजेक्ट हुए तो ITAT के पास जाना, ये तो ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, जब जब 6 महीने का टाइम लेगी डिपार्टमेंट, तुम्हारा वो 6 महीने के केस में, 6 महीने के केस में वो तुम्हारा एक्सेप्ट भी कर सकती है और वो रिजेक्ट भी कर सकती है। रिजेक्ट करेगी तो तुम ITAT भाग जाना, और 6 महीने का टाइम ले रही है मतलब वेरिफिकेशन करेगी। सर टोटल 6 केस है ना, एक केस इसका है, एक केस इसका है, और 6 महीने में 4 केसेस है। मैं क्लास के अंदर ही याद करा दूंगा। टोटल 6 केसेस है ना, 4 केसेस में 6 महीने का टाइम ले रही है, तुम्हारे वेरिफिकेशन होगा और हो सकता है रिजेक्शन भी हो जाए। 2 केस में से एक केस में 1 महीने का टाइम ले रही है, एक केस में 3 महीने का, 3 महीने वाला हो गया तुम्हारा, और एक बचा है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। 1 महीने का टाइम किस में लेती है वो, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में।
और 3 महीने का टाइम किस में लेती है? ओल्ड रजिस्ट्रेशन अगर 12AA का हो रखा है तो उसमें 3 महीने का टाइम। 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन दो, 3 महीने के अंदर सर्टिफिकेट लो। क्या ध्यान रखना, अगर तुम ट्रस्ट पहले से रजिस्टर्ड हो 1/4/2021 से पहले 12AA में, तो तुमको 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन देना होगा, और जिस मंथ में एप्लीकेशन दोगे उसके एंड से 3 महीने के अंदर सर्टिफिकेट ले लो। कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। रिमेनिंग ईयर्स के लिए तुम बेनिफिट मिलेगा, अगर पहले 2 हो चुका तो अब 3 ही मिलेगा। इसमें जिस ईयर में एप्लीकेशन लगाए हो रिन्यूअल के लिए वो फर्स्ट ईयर, उसके बाद 4 साल और सर्टिफिकेट तुम्हारा नया तैयार होकर मिल गया। फिर अब 5 साल के बाद आना, अब फिर 5 साल के बाद आना, फिर रिन्यूअल होगा, फिर 5 साल के बाद आना, फिर रिन्यूअल होगा। मतलब लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अब नहीं मिल रही, पहले ही तुमको बता चुका हूं। देखो पेज नंबर 20 पे है, क्या ये टेबल में ये वाला पॉइंट कवर हुआ? कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कवर हो गया हमारा। इस टेबल के अंदर ये वाला पॉइंट कवर हुआ। इस टेबल में ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा। पहला हो चुका पॉइंट, पहला हम लोग कर चुके। अब जो अभी हम लोग केस किए हैं वो इस टेबल में चौथा नंबर है, ट्रस्ट विच इज रजिस्टर्ड ऑलरेडी। तो 6 महीना पहले एप्लीकेशन लगाओ, 6 महीने के अंदर सर्टिफिकेट पाओ। जिस ईयर में तुमने एप्लीकेशन लगाया हो वो फर्स्ट ईयर है, 5 साल के लिए वैलिडिटी होगी, लेकिन तुम्हारी एक्टिविटी जेन्युइन है या नहीं उससे रिलेटेड कमिश्नर सेटिस्फाई होगा तभी 5 साल के लिए देगा। 5 साल कहां से चालू करेंगे? पहला साल कौन सा? जिस साल तुमने एप्लीकेशन लगाया है फर्दर रिन्यूअल के लिए। ठीक, 6 महीने के अंदर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। 6 महीने के अंदर सर्टिफिकेट इशू होने का मतलब है वेरिफिकेशन होगा। क्लियर? और तुमको तुम्हारा सर्टिफिकेट एक्सपायरी के 6 महीने पहले एप्लीकेशन लगाना होगा। यानी अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 को एक्सपायर हो रहा है तो 30 सितंबर से पहले पहले एप्लीकेशन लगा देना। तो ये वाला पॉइंट कवर हो गया। टेबल में ऊपर नीचे है वो तो तुम ढूंढ लेना। देखो हर पॉइंट एग्जाम में आएगा नहीं, कोई एक ही पॉइंट एग्जाम में आएगा, कोई एक ही केस आएगा। टोटल 6 केसेस हैं, मिक्स होगा ही नहीं। टोटल 6 केसेस हैं, एग्जाम में कोई एक ही केसेस आएगा। और इतना अच्छा बता रहा हूं विथ एग्जाम्पल, 3 जगह रिवीजन हो रहा है तो बनना ही है। और सर मैं तो कहता हूं इन बुक को छोड़ दो, ये पेज नंबर 13, 14, 15, 21 तक भूल जाओ। तुम मेरे को जो मैं लिखा रहा हूं ना एग्जाम्पल्स, उस पर ध्यान रखना। लेकिन उसके साथ साथ मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूं तुमको। देखो 6 केस में से एक केस 1 महीने का है, एक केस 3 महीने का है, बाकी सारे केसेस 6 महीने के हैं। 6 महीने का मतलब वेरिफिकेशन होगा तब सर्टिफिकेट मिलेगा। रिजेक्शन होगा तो ITAT भाग जाना या एक्सेप्ट कर लेना। सर ITAT जाना जरूरी नहीं है ना। तुमको लग रहा है कि हाँ रिजेक्शन हो गया, ITAT में भी तुम जीत नहीं पाओगे, एक्चुअली में तुम्हारा गलत ही सारा प्रोसेस चल रहा है, तो क्यों जाओगे ITAT में? लेकिन तुमको लग रहा है कि तुम सही हो, कमिश्नर गलत है, तो जाओगे ITAT में। चलिए मैं साथ साथ टेबल भी रेफर कर रहा हूं और देखिए अब कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। ये पेज पे वेयर ट्रस्ट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड ड्यू टू एक्सपायर, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। इसमें कौन सा फॉर्म नंबर है? 10AB। इसमें कौन सा फॉर्म है? फॉर्म नंबर 10AB। फॉर्म 10AB लगाओगे। मैंने बोला ये बाकी 4 केस में फॉर्म 10AB भी है। सर जो 4 केस हैं 6 महीने वाले, सब में फॉर्म नंबर क्या है? 10AB है। लिखिए इसको। ट्रस्ट रजिस्टर्ड है ऑलरेडी 12AB में, बट उसकी वैलिडिटी अब एक्सपायर होने वाली है। से 23-24 इज द 5th ईयर और उस ईयर में इसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी। तो 6 मंथ्स फ्रॉम द वैलिडिटी एक्सपायरी पीरियड, एप्लीकेशन 6 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑन विच द सर्टिफिकेट इज बीइंग एक्सपायर्ड, उससे 6 महीना पहले तुमको एप्लीकेशन लगानी होगी। कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 10AB में, इलेक्ट्रॉनिकली कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर के पास। जिस मंथ में तुम एप्लीकेशन लगाओगे उसके एंड से 6 महीने के अंदर अंदर तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। जिस ईयर में एप्लीकेशन लगाए हो वो फर्स्ट ईयर होगा, उसके बाद आगे 4 साल मिलेगा। डन? वीडियो रोक के लिख लिया? थोड़ा आगे चले। कंप्लीट करो। डन? क्लियर? 2 केस हमारे हो गए। अब तीसरा केस। सर मेरा ट्रस्ट ना पहले से रजिस्टर्ड था, सर मेरा ट्रस्ट ना पहले 1023C का बेनिफिट भी ले रहा था, 1012AA में भी रजिस्टर्ड होके वो सेक्शन 11-12 का बेनिफिट भी ले रहा था। फिर एक झटके में ना सर
एक अमेंडमेंट आई 1 जून 2020 को, वो बोला कि अब 11-12 का बेनिफिट तुमको नहीं मिलेगा, तुमको सिर्फ 1023C कंटिन्यू रहना पड़ेगा, ओनली 1023C तुमको मिलेगा। एक अमेंडमेंट आई, ये अमेंडमेंट आई 1 जून 2020 को, बोला कि सिर्फ अब तुमको 1023C ही मिलेगा। लेकिन अब तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुमको 11-12 का बेनिफिट मिले एंड तुम चाहते हो कि तुम्हारा 23C डिसकंटिन्यू हो जाए। तुम ये चाहते हो, और ये बेनिफिट कब से मिले, 21-22 से। तुम चाहते हो कि जो हो गया हो गया। पहले नियम क्या था, तुम दोनों बेनिफिट ले सकते हो, 11-12 का भी और 1023C का भी। एक अमेंडमेंट आई, बोला 11-12 अब नहीं मिलेगा, 1023C लेते रहो। लेकिन तुम चाहते हो नहीं, मैं 1023C गिव अप करना चाहता हूं, 11-12 में आना चाहता हूं। तो अब आ जाओ, फटाफट एप्लीकेशन लगाओ। किस ईयर से बेनिफिट लेना चाहते हो, प्रीवियस ईयर 21-22, तो इस ईयर में तुमको 30 सितंबर से पहले एप्लीकेशन लगानी होगी। इफ यू विश टू टेक द बेनिफिट फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22, तो असेसमेंट ईयर स्टार्ट होने से 6 महीना पहले, 6 months prior to the commencement of assessment year 22-23। सर लेट हो गया तो फिर असेसमेंट ईयर 23-24 से बेनिफिट मिलेगा। तुम क्या चाहते हो, तुम 11-12 का बेनिफिट लेना चाहते हो प्रीवियस ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 से, तो तुमको फिर से 6 months prior to the start of assessment year एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, यानी 30 सितंबर। एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 10AB। वेरिफिकेशन होगा तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स का कि तुम्हारी एक्टिविटी जेन्युइन है नहीं है, डॉक्यूमेंट्स, हिस्ट्री, तुम्हारा पर्पस क्या है ट्रस्ट का, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, तुम्हारी हिस्ट्री देखना, पहले की तुम्हारी एक्टिविटी देखना, कितनी इनकम, कितने खर्चे, यानी कहीं ना कहीं अब रजिस्ट्रेशन के लिए वो कितने दिन का टाइम लेगी, 6 महीने का टाइम लेगी। तो यस, 1 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, जिस मंथ में तुमने एप्लीकेशन लगाया उसके एंड से 6 महीने का टाइम लेगी। सर्टिफिकेट इशू करेगी, 5 साल के लिए वैलिड होगा। पहला साल कौन सा होगा, जिस साल तुमने एप्लीकेशन लगाया है। सिंपल। सर मैंने क्या कहा, वेरिफिकेशन होगा मतलब तुमको फॉर्म 10AB में आना है। वेरिफिकेशन होगा मतलब डिपार्टमेंट तुमसे 6 महीने का टाइम मांगेगी। रिपीटेटिव है। 4 केस ऐसे हैं, टोटल 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें तुमको फॉर्म नंबर 10AB अप्लाई करना होगा, मतलब वेरिफिकेशन होगा ही होगा, मतलब डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन ऑर्डर पास करने के लिए 6 महीने का टाइम चाहिए, मतलब डिपार्टमेंट रिजेक्शन भी कर सकती है, मतलब तुम ITAT में भी जा सकते हो, है ना कॉमन बात। अभी क्या था, तुम्हारा एक सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला था, तो एक्सपायरी डेट से 6 महीना पहले एप्लीकेशन दो। इसमें क्या है, ऑलरेडी तुमको 11-12 के बेनिफिट से हटा दिया गया, पहले तुमको मिल रहा था, लेकिन अब तुम वापस 11-12 में आना चाहते हो, 1023 से निकलना चाहते हो। तो किस ईयर में आना चाहते हो, उस असेसमेंट ईयर से 6 महीना पहले अप्लाई कर दो। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर आगे चलता है। असेसमेंट ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2022, इससे 6 महीना पीछे जाओ, यानी 30 सितंबर 2021, और उसके पहले एप्लीकेशन लगा दो। जिस मंथ में एप्लीकेशन लगाओगे उसके एंड से 6 महीने के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जिस ईयर में तुमने एप्लीकेशन लगाए हो वो तुम्हारा फर्स्ट ईयर होगा। फर्स्ट ईयर कौन सा होगा, जिस ईयर में एप्लीकेशन लगाए हो, ईयर ऑफ एप्लीकेशन विल बी फर्स्ट ईयर। सर 2 ही केस ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट ईयर ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता। एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को जब तुम कन्वर्ट करवाते हो मेन रजिस्ट्रेशन में, उसमें तुम्हारा फर्स्ट ईयर होता है, जिस ईयर में तुमको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला था वहां से, अभी उसमें आऊंगा। और एक ऊपर चला गया, जो ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड को तुमने 12AB में लेके आए थे, तो उसमें फर्स्ट ईयर पुराना वाला था। उसके बाद तुमने 2 केस कर लिए। अब तुम्हारी बुक में अगर जाते हैं तो ये वाला पॉइंट कवर कर दिया। कौन सा, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया। 6 पॉइंट में से 3 पॉइंट हो गए। टेबल में चलते हैं, टेबल में ये वाला पॉइंट कवर हो गया। ट्रस्ट जो इनऑपरेटिव था 11/7 के कारण अब आना चाहता है, ये रही सारी बातें कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं कहा, अपने चौथे नंबर पॉइंट में कि सर मैं एक ब्रांड न्यू ट्रस्ट हूं, मैं पहले कभी रजिस्टर्ड नहीं था, मैंने पहले कभी 11-12 का बेनिफिट नहीं लिया है, कभी मैं रजिस्टर्ड नहीं था। नॉट येट, नो बेनिफिट इज टेकन, नो बेनिफिट ऑफ
11-12 इज टेकन, और या फिर कभी लिया था सर वो 5 साल 10 साल मेरे खत्म हो गए। सर इसमें वो भी केस आएंगे। कौन? इसमें वो भी केस आएंगे, मान लो कोई ट्रस्ट है जो 1/4/2021 से पहले से 8-10 साल का बेनिफिट ले चुके हैं, मतलब 11-12 में बेनिफिट ले चुके हैं। ये वाला वर्डिंग्स हटा देता हूं, फिर मैं ऐसा करता हूं, ये वर्डिंग्स हटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सर 1/4/2021 और उसके बाद मैंने ट्रस्ट क्रिएट किया है, वो वाले केस। और या फिर आप ऐसे कह लो सर पुराना ट्रस्ट था मेरा, लेकिन वो 5 साल से भी ज्यादा पुराना था, मतलब ऑलरेडी हमने 8-10 साल का बेनिफिट ले लिया है, ठीक है, तो वो केस आएगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में। और चाहे तुम वेदर और नॉट, देखो ध्यान से क्या लिखा है, वेदर चैरिटेबल एक्टिविटी इज कमेंस्ड और नॉट, चाहे तुम चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुमको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, जिसकी वैलिडिटी 3 साल है, जिसकी वैलिडिटी 3 साल है। हम कौन सा पॉइंट कवर कर रहे हैं? हम ये वाला पॉइंट, हम टेबल का सेकंड पॉइंट कवर कर रहे हैं, न्यू ट्रस्ट, ऐसा ट्रस्ट जो पहले रजिस्टर्ड नहीं था और या फिर बाकी किसी सिचुएशन में कवर नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, इसमें सिर्फ 3 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलता है और कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, इसलिए 6 महीने नहीं, 1 महीने के अंदर ही तुमको रजिस्ट्रेशन दे देगा। जिस मंथ में तुम एप्लीकेशन लगाओगे उसके एंड से 1 महीने के अंदर ही तुमको रजिस्ट्रेशन दे देगा, ठीक। अब कहता है किस ईयर से तुम्हारा बेनिफिट चालू होगा, बोलता है फ्रॉम द असेसमेंट ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। सिंपल। फर्स्ट ईयर कौन सा होगा? जिस ईयर में तुम एप्लीकेशन लगाते हो उसके बाद वाला असेसमेंट ईयर, यानी वही प्रीवियस ईयर जिस ईयर में तुमने एप्लीकेशन लगाया है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए जिस ईयर में तुम एप्लीकेशन लगाओगे वही तुम्हारा क्या होगा? फर्स्ट ईयर होगा, ठीक। ये बात यहां कह रहा है, और टोटल तुमको 3 साल के लिए बेनिफिट मिलेगा, ठीक। अब है ये 1 महीने वाली बात, यहां क्या लिखी हुई है, तो थोड़ा सा यहां पे ना लैंग्वेज खराब है, एक्ट में जो लैंग्वेज है ना वो गलत दिया हुआ है थोड़ा सा, मैं भी बताऊंगा, ठीक। आप पढ़ो इसको, क्या कहता है। न्यू ट्रस्ट है, ब्रांड न्यू ट्रस्ट, पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहा है, तो उसको क्या करना होगा? एटलीस्ट 1 month prior to the commencement of the previous year relevant to the assessment year for which the registration is sought एप्लीकेशन लगाना होगा। ये गलत है, यहां पर ना एक्ट में क्या होना चाहिए था? प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ असेसमेंट ईयर होना चाहिए था। ये वाली ना लाइन नहीं होनी चाहिए थी, प्रीवियस ईयर रेलेवेंट, ऐसे ये लाइन, ये जितना भी हाईलाइट किया ना, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन चलो अब है, अब देखो फ्यूचर में कब एक्ट ठीक होता है। सर इस लाइन का मतलब क्या है? जिस प्रीवियस ईयर में मुझे बेनिफिट लेना है उसके भी पहले, उसके भी पिछले साल 1 महीने पहले, मतलब मुझे अगले साल 1 अप्रैल से कोई बेनिफिट लेना है तो इस साल मुझे 28 फरवरी तक एप्लीकेशन देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ओवरऑल आज के दिन मेरे कुछ लोगों से जिन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का काम किया है, उन लोगों से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उस एक्ट में गलत लिखा हुआ है। सिंपल सा ध्यान रखो, जिस ईयर में एप्लीकेशन दोगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट का वो पहला साल होगा, टोटल 3 साल का बेनिफिट मिलेगा। और हर ट्रस्ट को इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, हर ट्रस्ट को। अब सिंपल, जिस ईयर में तुम बेनिफिट लेना चाहते हो उस ईयर एंड में से 1 महीना पहले, यानी मार्च में तुम एप्लीकेशन दोगे तो नहीं मिलेगा उस ईयर में बेनिफिट, फरवरी तक तुमको एप्लीकेशन दे देना है। जिस मंथ में एप्लीकेशन दोगे उसके एंड से तुमको 1 महीने के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जिस ईयर में एप्लीकेशन दोगे वो तुम्हारा फर्स्ट ईयर होगा, टोटल 3 साल के लिए बेनिफिट लेना होगा, मिलेगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट टोटल 3 साल तक वैलिड होगा, ठीक। अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट से तुमको ट्रांसफर होना पड़ेगा किसमें? मेन सर्टिफिकेट में, 5 साल वाले में, तो उसका प्रोसेस इसके बाद बताऊंगा। क्लियर? देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्ट में जो रॉन्ग लैंग्वेज है मैंने वो भी लिखा हुआ है यहां पे, और राइट जो ट्रीटमेंट है वो भी लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से एग्जाम में तुमसे यहां क्या पूछने वाला है, तो से एमसीक्यू कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट, से एमसीक्यू प्रोविजनल सर्टिफिकेट कितने साल के लिए वैलिड होता है? 3 साल के लिए वैलिड होता है फ्रॉम द ईयर ऑफ एप्लीकेशन, ऐसे याद रखना। कौन सा फॉर्म है प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने का? 10A। किसको लेना है? जो ट्रस्ट बाकी के 5 पॉइंट में कवर नहीं हो रहे हैं, और या फिर न्यू ट्रस्ट जो पहली बार रजिस्ट्रेशन लेंगे।
सर एक तो गारंटेड है आएगा, कौन? जो ट्रस्ट 1/4/2021 और उसके बाद बना है वो तो आएंगे ही आएंगे। ऐसे ट्रस्ट जो बाकी के 5 पॉइंट में कवर नहीं हो रहे हैं वो भी इसी में आएंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने के बाद तुमको अपने आप को रेगुलर सर्टिफिकेट में जाना ही पड़ेगा, उसके लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, फिर वहां वेरिफिकेशन होगा। सर यहां वेरिफिकेशन नहीं होगा, नहीं, 1 महीने के अंदर तो तुमको सर्टिफिकेट दे रहा है। और कौन सा सर्टिफिकेट दे रहा है? प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही तो दे रहा है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो वेरिफिकेशन कैसा? वेरिफिकेशन की जरूरत इसमें नहीं है। पढ़िए क्या कहता है। वीडियो रोक के पढ़िए प्लीज। पढ़ा आप लोगों ने? बहुत सिंपल पॉइंट है और एक कंफ्यूजन भी है, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि बेयर एक्ट में लिखा हुआ है 1 मंथ प्रायर टू द प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर से तुमको बेनिफिट लेना है उस प्रीवियस ईयर के स्टार्ट होने से पहले और 1 महीना पहले एप्लीकेशन देना होगा। जबकि लैंग्वेज होना चाहिए 1 मंथ प्रायर टू द असेसमेंट ईयर होना चाहिए, तो उससे 1 साल का यहाँ फर्क है। इन एनी केस एग्जाम में वो डिस्प्यूट नहीं पूछता है इंस्टीट्यूट। जब इंस्टीट्यूट को पता है कि कुछ लैंग्वेज एरर है तो वो वहां क्वेश्चन नहीं पूछता है। सिंपल रखना है अपने आप को। कहता है कि सर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किसको लेना होगा? न्यू ट्रस्ट, ऐसा ट्रस्ट जो क्रिएट ही हुआ है 1/4/2021 और उसके बाद फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन दे रहा है वो, और या फिर कोई ऐसा ट्रस्ट जो किसी भी पॉइंट में कवर नहीं हो रहा है, यहां आएगा। इसमें मैंने बोला एक वो भी ट्रस्ट आ सकता है जो ट्रस्ट पहले से रजिस्टर्ड था लेकिन 6-7 साल का बेनिफिट ले चुका है, तब वो तो पहले नंबर पे जाएगा नहीं क्योंकि उसके पास रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स आउट ऑफ 5 ईयर्स तो बचे ही नहीं है ना। तो कहता है न्यू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AB, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन, चाहे तुम चैरिटेबल एक्टिविटी करो ना करो। जैसे कि ट्रस्ट क्रिएट ही हुआ है 21-22 में और उसका चैरिटेबल एक्टिविटी अभी स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि सर से मेरा ट्रस्ट क्रिएट ही हुआ है 21-22 में और अभी तक मैंने चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की है, बट यहां मैंने लिख दिया है कि तुम चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट करो ना करो तुमको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। अब लॉ कहता है कि तुमको एप्लीकेशन मूव करनी होगी 1 मंथ प्रायर टू द प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर से तुम बेनिफिट लेना चाहते हो उस प्रीवियस ईयर के स्टार्ट होने से भी 1 महीना पहले एप्लीकेशन देना होगा एज पर एक्ट। कि अगर तुम 22-23 से बेनिफिट लेना चाहते हो तो तुमको 28 फरवरी 2022 तक एप्लीकेशन दे देनी है। मेरे हिसाब से करेक्ट व्यू क्या होना चाहिए था? करेक्ट व्यू होना चाहिए था कि भाई प्रीवियस ईयर 21-22 में तुम बेनिफिट लेना चाहते हो तो 28 फरवरी तक एप्लीकेशन दे दो, असेसमेंट ईयर स्टार्ट होने से 1 महीना पहले। ये मेरा व्यू है और यही सही है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो मिल रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। थोड़ा एक्ट में लैंग्वेज की एरर है। अब एक्ट की लैंग्वेज के हिसाब से क्या लिखा हुआ है? रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कब देना है? 1 मंथ प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर विच यू आर साउटिंग योर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चलेगा। अच्छा, लेकिन अब ये सब बच्चे ध्यान रखना है कि जिस मंथ में तुम एप्लीकेशन लगाओगे उसके एंड से 1 महीने के अंदर तुमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 और 6 महीने की कोई बात यहां नहीं। सर्टिफिकेट प्रोविजनली मिलेगा, कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा तुम्हारी एक्टिविटी एटसेट्रा का, और सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा 3 महीने के लिए, 3 साल के लिए, जिसमें से पहला साल वो साल होगा जिस साल के लिए तुमको रजिस्ट्रेशन लेना था। प्रैक्टिकली जो मेरी लोगों से बात हुई उनका कहना है कि देखो अगर तुम 1 सितंबर 2021 को एप्लीकेशन लगाते हो तो सितंबर एंड और अक्टूबर 31 अक्टूबर तक तुमको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और पहला साल तुम्हारा प्रीवियस ईयर 21-22 ही रहेगा, असेसमेंट ईयर 22-23 ही रहेगा। जो मेरी लोगों से बात हुई वही मैंने यहां लिखा है। प्रैक्टिकली क्या है जो बाहर हो रहा है, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? 1 मंथ प्रायर टू द असेसमेंट ईयर, नॉट प्रायर टू द प्रीवियस ईयर। ठीक, अब ये जो लैंग्वेज है क्या कवर कर लिया हमने? ये वाला केस, इन एनी अदर केस। यहां लैंग्वेज क्या है? जो एक्ट की लैंग्वेज है वो क्या है? एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर फ्रॉम विच द सेड रजिस्ट्रेशन इज आउट। जबकि ये होना चाहिए था 1 मंथ प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर होना चाहिए था। वो मैंने आपको बता दिया। अगर हम एक्ट की लैंग्वेज के हिसाब से जाएंगे तो अगले प्रीवियस ईयर के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है प्रोविजनल तो इस ईयर में तुमको 28 फरवरी तक एप्लीकेशन लगा देनी है। ठीक, तो ये भी पॉइंट एक तरह से मैंने आपके साथ कवर कर दिया। ये वाला पॉइंट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना आ गया। अगर मैं टेबल वाला पॉइंट में जाऊं तो ये वाला पॉइंट
मैंने एक्ट की लैंग्वेज लिखी है, 1 month प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर फ्रॉम विच द रजिस्ट्रेशन इज आउट। ठीक, यहां क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट ये चीज जरूर ध्यान रखना, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए वैलिड होगा और एप्लीकेशन जिस ईयर में लगाओगे वो तुम्हारा पहला प्रीवियस ईयर और उसका असेसमेंट ईयर जो तुम्हारा होगा वो पहला असेसमेंट ईयर होगा। ये बात तुम एग्जाम के लिए ध्यान रखो, अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो ये वाला बात अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एप्लीकेशन अगर तुम 1 सितंबर 2021 को लगा रहे हो तो मंथ एंड से 1 महीना तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा प्रोविजनली 31 अक्टूबर तक का। पहला साल असेसमेंट ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22, ये पहला साल, ऐसे टोटल 3 साल के लिए सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ये एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मान लो थियोरेटिकली कोई क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि भाई एप्लीकेशन कब लगानी है, तो ये वाला पोर्शन लिख देना थियोरेटिकली एज पर द लॉ। अभी तक तो कोई अमेंडमेंट आई नहीं और कोई क्लैरिटी आई नहीं, जो है वो है। सर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब बताओ इसको मेन रजिस्ट्रेशन में कैसे कन्वर्ट करूं। मेन रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कैसे करूं, ये वाला पॉइंट कि सर तुम ऑलरेडी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले चुके हो, तीसरा नंबर पॉइंट में अब तुम ऑलरेडी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले चुके हो, अब इसको कन्वर्ट करना है मेन ईयर, मेन रजिस्ट्रेशन में। मेन रजिस्ट्रेशन मतलब 5 साल वैलिडिटी। एक तरह से ऐसे समझो कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्यों लिया था तुमने, सर मेरा फर्स्ट ईयर था और अभी तक मैंने कोई चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की थी। सर आई एम द न्यू ट्रस्ट, 1/4/2021 के बाद मैं क्रिएट हुआ हूं और अभी तक मैंने कोई चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की है, तो क्या ऑप्शन है, तुम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो जो 3 साल के लिए वैलिड होता है। सर मैंने एक्टिविटी अब स्टार्ट कर ली, क्या करूं, तो अब तुमको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी तुम्हारा है, अब तुमको एप्लीकेशन देके अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा लो, रेगुलराइज करवा लो। तो मान लो तुमने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया प्रीवियस ईयर 21-22 में, फर्स्ट ईयर में, ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का। मान लो तुमने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया, हम नए पॉइंट में आ चुके हैं। सर यू आर अ ट्रस्ट, यस सर आई एम अ ट्रस्ट, मैं क्रिएट हुआ हूं और मैंने प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन लिया है जो मेरा इफेक्टिव है 21-22 से। चैरिटेबल एक्टिविटी कब से स्टार्ट करनी शुरू की, सर मैंने स्टार्ट की है, पहला केस, अगर मैंने चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट करनी शुरू की है 1 सितंबर 2023 से मैंने स्टार्ट कर दी सर। सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है, तो सर 21-22, 22-23, 23-24, 31-3-24 तक वैलिड है। तो एक नियम कहता है कि अगर तुम ऑलरेडी प्रोविजनल रजिस्टर्ड हो और तुमको वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब एक्सपायर हो रहा है 3 साल पे, तो उससे 6 महीना पहले तुमको एप्लीकेशन दे देनी है। यानी अगर मान लो तुम्हारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है 31 मार्च 2024 को, विद इन 3 इयर्स, यहां से यहां तक देखो तो 3 साल हो गई है, 21-22, 22-23, 23-24, तो उससे 6 महीना पीछे जाओ, अप्लाई कर दो। और जिस दिन तुमने एक्टिविटी स्टार्ट की है उसके बाद विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्टिविटी इज स्टार्टेड, विच एवर इज अर्लियर। मतलब सर सीधा हम यहां पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, 3rd नंबर पॉइंट, सर प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, तो अब मेन रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कब दें, 6 मंथ्स प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ योर प्रोविजनल सर्टिफिकेट और विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी विच एवर इज अर्लियर। यही तो एग्जाम्पल है, यही तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है। और चलो यहां, सर तुम ऑलरेडी प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो, तुम ऐसे ट्रस्ट हो जो ऑलरेडी प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो, तो कब अप्लाई करना है, सर 6 मंथ्स प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ माई सर्टिफिकेट और 6 मंथ्स विद इन द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी विच एवर इज अर्लियर। एग्जाम्पल ये रहा, तुमने कमेंसमेंट कब की एक्टिविटी, 1 सितंबर 2023 को, इससे 6 महीना कहां खत्म हो रहा है, 28 फरवरी 2024, लेकिन तुम्हारा सर्टिफिकेट कब तक वैलिड था, 31 मार्च 2024, इसके पहले का 6 महीना क्या है, 30 सितंबर 2023। फाइनली विच एवर इज अर्लियर, तुमको एप्लीकेशन दे देनी है 30 सितंबर 2023 तक में, फॉर्म नंबर 10AB में, तुम्हारा वेरिफिकेशन होने के बाद ही अप्रूव्ड होगा, इसलिए 6 महीने मिलेंगे। मान लो तुमने एप्लीकेशन लगाई है 16 सितंबर 2023 को, ठीक, तो तुम्हारा अब यहां से इसके एंड से 6 महीने के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाएगा तुमको। जिस मंथ में तुम एप्लीकेशन लगाओगे उसके 6 महीने के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वैलिड रहेगा 5 साल, लेकिन 5 साल स्टार्ट कहां से होगा, जिस ईयर से तुम्हारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला था 21-22 से, यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट का 3 साल और अब और 2 साल, टोटल 5 साल। तो ये चीज तुमको ध्यान रखनी है कि अगर मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट 21-22 से वैलिड है तो ये 5 साल भी जो मेरा काउंटिंग है ये भी 21-22 से ही चलेगा, ना कि 23-24 से। बोला सर एक और केस,
अगर मैं चैरिटेबल एक्टिविटी 1 जून 2022 को ही स्टार्ट कर लूं तो यहां से 6 मंथ्स कहां खत्म हो रहा है, 30 नवंबर 2022। इसके अंदर अंदर एप्लीकेशन दे दो। से मैंने 1 अक्टूबर को एप्लीकेशन दिया तो मंथ एंड अक्टूबर एंड, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 अप्रैल तक तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट वैलिड होगा 5 साल। 5 साल कहां से स्टार्ट होगा, 21-22 से ही स्टार्ट होगा। बस लिख लो इसको। इसमें देखो कुछ एड ऑन करना है प्रोविजनल सर्टिफिकेट वाले केस में। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन। सर अब एक हमारा लास्ट केस बचा है। एक हमारा लास्ट केस बचा है जिसमें ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है 12AB में। ऑलरेडी मान लो तुम 12AB में रजिस्टर्ड हो, तुम्हारा ये फर्स्ट ईयर है, ठीक। एनी चेंज इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट। सर ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है 12AB में। कौन से ईयर में, प्रीवियस ईयर 21-22 में। लेकिन ट्रस्ट ने अपना ऑब्जेक्टिव मॉडिफाई कर दिया। सर कितने तारीख को उसने अपने ऑब्जेक्टिव में चेंजेस लाए, 1 अगस्त 2022 को। 1 अगस्त 2022 अगले साल, यानी ये अगले साल तुमने अपने ऑब्जेक्टिव में चेंज लाया 22-23 में। सर ट्रस्ट सेक्शन 12AB में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, प्रीवियस ईयर 21-22 फर्स्ट ईयर था। तुमने अपने ऑब्जेक्टिव में चेंजेस लाए कब, अगले साल 1 अगस्त 2022, प्रीवियस ईयर 22-23 में। देयर इज अ चेंज। अब यहां पे तुमको 6 महीने 3 महीने ये सब नहीं है, सीधा 30 दिन के अंदर तुमको एप्लीकेशन डालनी होगी फॉर्म नंबर 10AB। मतलब तुम्हारे जो तुमने ऑब्जेक्टिव है वो तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा और 6 महीने के अंदर तुमको 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन डालनी है। एप्लीकेशन मान लो तुमने 20 अगस्त को डाल दी क्योंकि तुमने चेंज किया था अपना ऑब्जेक्टिव 1 अगस्त को, तो मंथ एंड से 6 महीने के अंदर तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक। और ऑब्वियस सी बात है 6 महीने का टाइम और फॉर्म नंबर 10AB। क्या बताया शॉर्टकट, फॉर्म नंबर 10AB 6 महीने का टाइम, मतलब तुम्हारे रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। 5 साल के लिए वैलिड होगा। 5 साल कहां से चालू होगा, 21-22 से नहीं, 22-23 से, जिस ईयर में तुमने एप्लीकेशन डाली है। सर 2 ही केस में हम पीछे जाएंगे, 2 ही केस में हम पीछे से 5 साल की वैलिडिटी लेंगे। एक जब हमारा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट हो रहा है मेन रजिस्ट्रेशन में, उसमें, और एक तुम्हारा किसमें, जब से सबसे शुरू में जो तुमने क्या किया था, ओल्ड रजिस्टर्ड ट्रस्ट को नए में कन्वर्ट कराया था रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। बस 2 ही केस ऐसे हैं, देख लो आपके नोट्स में यहां लिखे हुए हैं। 2 ही केस ऐसे हैं, यहां पे लिखा हुआ है ये 2 केसेस। सर 2 केसेस ऐसे हैं एक्सेप्शन, 2 केसेस ऐसे हैं जहां पर तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का 5 साल का वैलिडिटी है वो उस ईयर से नहीं होगा जिस ईयर से तुमने अप्लाई किया है, वो बैकडेट से होगा। एक केस जब तुम्हारा ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड था और उसको तुम रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो 12AB में, एक जो तुम प्रोविजनल को कन्वर्ट कराना चाहते हो मेन में। तो ये पूरा पेज तुम्हारा कवर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने पेज नंबर 20 और 21 भी कर लिया। पेज नंबर 20 कंप्लीट है मेरी तरफ से, पेज नंबर 21 भी कंप्लीट है। अब मैं उसमें नहीं जा रहा, तुमको सारे एग्जांपल्स एक एक करके करा दिए। पेज नंबर तुम्हारे को 15 मैंने कटवा दिया, 15 काट दो, कटवा दिया। पेज नंबर 14 सारा कवर हो गया। कहां से रिवाइज करना है, यहां से मत करना रिवाइज, वरना कंफ्यूज कर जाओगे। क्लास नोट से कर लो या टेबल से कर लो, ठीक। क्लास नोट्स में एग्जांपल एक एक करके दे दिया है डेट वाइज, कोई भी कंफ्यूजन होगा मेरा पर्सनल नंबर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आप हो, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। तुम कोई अपना एग्जाम्पल बनाना चाहते हो बना के भेज देना, मैं ओके लिख दूंगा या करेक्शन कर दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने 1 बाय 1 सारे एग्जाम्पल्स तुमको दे दिए। सर ये पूरा पेज काट देना है, पेज नंबर 15। 17 नंबर में ये आपको नहीं पढ़ना है, यहां से ये वाली चीज मैंने ऑलरेडी नोट्स में कवर कर ली, ये वाली चीज ऑलरेडी मैंने नोट्स में कवर कर ली। ये क्या है, इसका आप जरूरत नहीं है। ये वो है कि अगर कोई ट्रस्ट पहले अप्लाई कर रखा है 31 मार्च 2021 तक और उसको एप्लीकेशन के बाद अभी उसका कुछ भी नहीं हुआ है तो वो नए सेक्शन में आएगा, मतलब 12AB में ही मिलेगा। मतलब ये जो नया सेक्शन कब से आया है, 1/4/2021 ऑनवर्ड्स। मान लो किसी ने एप्लीकेशन लगा दी थी फरवरी 2021 में, लेकिन उसका अभी तक कमिश्नर ने कुछ नहीं किया है, सर्टिफिकेट उसको नहीं दिया था, तो अब उसको नए में आना पड़ेगा। ये सिंपल पॉइंट है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिस ईयर में तुम, जिस मंथ में तुम अप्लाई करते हो उसके एंड से 1 महीने के अंदर मिल जाता है, ठीक। और ये वो वाला केस है, कौन सा, जो तुम पुराने रजिस्टर्ड को नए में लाना चाहते हो,
ये सब हो चुका 1 महीना 3 महीना। अब ये 6 महीने वाली बात, जिसमें ये 6 महीने वाली बात 4 केस में अप्लाई होती है, जिसमें मैंने क्या बोला कि तुमको 12 फॉर्म नंबर 10 AB में अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन जिस मंथ में करोगे उसके एंड से 6 महीने के अंदर क्या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे तो ITAT में जाना। अच्छा, 6 महीने का टाइम वो क्यों लेते हैं? तुम्हारे ऑब्जेक्टिव और जेन्युइननेस को चेक करते हैं। तो वही बात यहां लिखी हुई है, बस ये तुमको यहां से पढ़ना है, पेज नंबर 17 पे, और कुछ मत पढ़ना आगे पीछे, सिर्फ इतना पॉइंट यहां से पढ़ना है। क्या कि सर जो आपने बोला था 4 केसेस में फॉर्म नंबर 10 AB के थ्रू अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन जिस मंथ में करते हैं उसके एंड से 6 महीने के अंदर सर्टिफिकेट मिलता है, और उस बीच में कमिश्नर क्या करेगा? मेरे ऑब्जेक्टिव्स को वेरीफाई करेगा। 4 केस में 6 में से 4, 2 कौन से नहीं है? एक वो केस नहीं है जो प्रोविजनली रजिस्टर्ड है, एक वो केस नहीं है जो पहले से रजिस्टर्ड था अब वापस 12 AB में आ रहा है रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। उसको छोड़ के बाकी के 4 केस। सर 4 केस कौन कौन से हैं इसमें? सर 4 केस में एक वो केस है जो प्रोविजनल से रेगुलर बन रहा है, एक वो केस है जो 11/7 में इनऑपरेटिव हो गया था अब वापस आना चाहता है, एक वो केस है जिसका 5 साल खत्म होने वाला अब नया 5 साल में जाना चाहता है, एक वो केस है जो प्रोविजनल से मेन में आना चाहता है, एक वो केस है जो जिसका ऑब्जेक्टिव मॉडिफाई हो गया, एक वो केस है जो 11/7 में ऑपरेटिव था। मैंने बोल दिया 2 केस नहीं लेना है इसमें। कौन कौन से केस? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो पहली बार ट्रस्ट लेता है वो, और जो पुराना ट्रस्ट नए में आता है 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन देता है 3 महीने के अंदर सर्टिफिकेट मिलता है, वो नहीं आएगा। एक वो नहीं आएगा जिसको 1 महीने के अंदर सर्टिफिकेट मिलता है। कौन से 4 केस आएंगे? जिसमें हम फॉर्म नंबर 10 AB में अप्लाई करते हैं और जिस मंथ में अप्लाई करते हैं उसके एंड से 6 महीने के अंदर सर्टिफिकेट मिलता है, वो सारे केसेस आएंगे। क्या करेगा कमिश्नर? कॉल फॉर सच डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस और मेक सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स नेसेसरी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ। कौन? कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर। क्या सेटिस्फाई करेगा? जेन्युइननेस द एक्टिविटी ऑफ द ट्रस्ट, एंड अगर ट्रस्ट किसी एक्ट और एक्ट में कवर्ड है तो वहां के लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं। मान लो एक ऐसा ट्रस्ट है जिसको फॉरेन से डोनेशन आ रहा है, तो फॉरेन से डोनेशन का एक एक्ट है FCRA एक्ट, उसके नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। कोई एक ट्रस्ट है जो हॉस्पिटल चला रहा है, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई लॉ है तो उसके लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं। जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जो नियम बनाए गए उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। एक तो ट्रस्ट की एक्टिविटी जेन्युइन है कि नहीं, और ट्रस्ट अगर किसी दूसरे लॉ में कवर्ड है तो उसके कंप्लायंस वो कर रहा है कि नहीं। उसके लिए क्या करेगा? डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, इंफॉर्मेशन मंगवाएगा, जो भी इंक्वायरी करनी है करके रिपोर्ट्स मंगवाता रहेगा। वंस सेटिस्फाइड अबाउट द जेन्युइननेस, 2 पॉइंट ध्यान रखना, एक उसको जेन्युइननेस चेक करनी है, दूसरी कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ। एक बार वो सेटिस्फाई हो जाए तो 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स कहां से लेंगे? लिख लो, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज मेड। 6 मंथ्स कहां से लेंगे, या 1 मंथ कहां से लेंगे, या 3 मंथ्स कहां से लेंगे? फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज मेड। रजिस्टर कर देगा फॉर 5 years, और या फिर रिजेक्शन कर देगा। इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड, पास एन ऑर्डर within 6 months in writing rejecting the application and also cancelling its registration after affording a reasonable opportunity of being heard। मान लो तुमको मैंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया था, अब तुम मेन में आए हो, अब पता चला कि तुम कंप्लायंस नहीं कर रहे हो तो हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। सर कैंसिल रजिस्ट्रेशन मतलब तुमको अगर प्रोविजनल दिया था तो वो कैंसिल कर देंगे। और रिजेक्शन, अब इसी के अगेंस्ट में तुम कहां जा सकते हो? ITAT में जा सकते हो। ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहां पे 4 सिचुएशन के लिए जिसमें तुम्हारे को 6 महीने का टाइम मिलता है, डिपार्टमेंट को 6 महीने का टाइम मिलता है। एक ये क्वेश्चन कि सर ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट के पास ऑलरेडी 12 AB का सर्टिफिकेट है, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल हो सकता है या फिर यहां पर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। लास्ट थ्योरी क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 18, किन किन सिचुएशन में ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है 12 AB में, एक ट्रस्ट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है 12 AB में, सर ये रिजेक्शन कहां हो रहा है? एप्लीकेशन के समय में। एप्लीकेशन के समय में तुम्हारा रिजेक्शन हो गया, लेकिन नहीं, तुम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हो 5 साल के लिए। अब आगे सर एक खतरा कि जो तुम रजिस्टर्ड हुए हो वो 5 ही साल तक वैलिड है, उसमें भी मान लो 2-3 साल के बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कमिश्नर कैंसिल कर सकता है। हाँ, क्या तो इस पॉइंट में कर सकता है या इस पॉइंट में कवर कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। लास्ट थ्योरी क्वेश्चन, आखिरी पेज हमारे इस क्लास का, ये खत्म, ये चैप्टर कंप्लीट, ये वॉल्यूम कंप्लीट, ये केस कंप्लीट, ये क्लास कंप्लीट। बट पहले ये लिख लो 6 सिचुएशन में, ये सिचुएशन शायद अभी तक आप नहीं लिखे हैं, छठा वाला यहां तक लिख लिए थे।
ट्रस्ट प्रोविजनली रजिस्टर्ड है, अब मेन रजिस्ट्रेशन कब लेगा सर? जब उसका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा होगा तो उसके 6 महीना पहले आ जाए, एक्टिविटी स्टार्ट करे उसके बाद 6 महीने के अंदर आ जाए, विच एवर इज अर्लियर। एक्टिविटी स्टार्ट करने के बाद 6 महीने के अंदर आए, और या फिर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है उसके पहले 6 महीना प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द सर्टिफिकेट है, जैसा भी उसको अच्छा लगे। वीडियो रोक के लिख चुके हैं ऑलरेडी आप लोग, इसको लिखिए। अगर ऑब्जेक्टिव में कोई चेंज है तो क्या होगा सर? जिस ईयर में ऑब्जेक्टिव में चेंज है, जिस डेट को, उससे 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन देगा, जिस मंथ में एप्लीकेशन देगा उसके एंड से 6 महीने का टाइम लेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, 5 साल के लिए वैलिड करेंगे, 5 साल नया 5 साल मिलेगा। जिस ईयर में एप्लीकेशन दिया था वो पहला साल कहलाएगा, बैकडेट नहीं होगा। डन। वीडियो रोक के लिखा आपने, मैंने अपनी पूरी मेहनत कर ली, सारे एग्जांपल्स दे दिए, इंस्टीट्यूट ने जो पूछा जो नहीं पूछा, उम्मीद करता हूं कि इसी में से कुछ वो पूछेगा। खाली एक जगह लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के केस में एप्लीकेशन में बेयर एक्ट में लिखा हुआ है 1 मंथ प्रायर टू द प्रीवियस ईयर, वहां होना चाहिए था प्रायर टू द असेसमेंट ईयर, यानी जिस प्रीवियस ईयर में तुम एप्लीकेशन देते हो प्रोविजनल सर्टिफिकेशन के लिए वो पहला साल होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। अब कैंसिलेशन का कहता है, वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूट हैज बीन ग्रांटेड अदर देन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, यानी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद जो तुम्हारा मेन रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो चुका है, सब्सिक्वेंटली प्रिंसिपल कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट द एक्टिविटी ऑफ द ट्रस्ट इज नॉट जेन्युइन आर नॉट कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट, वो ऑर्डर पास करके राइटिंग में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, लेकिन पहले अपॉर्चुनिटी देगा। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है क्या कि कमिश्नर ने बिना अपॉर्चुनिटी दिए तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, क्या कमिश्नर सही है? तो नहीं सर, कमिश्नर को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। ये कौन सा पॉइंट है? सब सेक्शन 4 है ये 12AB का तीसरा पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है। वैसे ये एक्ट का क्या है? सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 12AB। लिखना चाहो लिख लो बगल में। देखो इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो आप नोट्स में? मैंने बता ही दिया। इस पॉइंट के लिए टेबल में चले जाओ, क्लास नोट्स में चले जाओ, इस पॉइंट के लिए टेबल में चले जाओ, क्लास नोट्स में चले जाओ, है ना। ये 4 पॉइंट कौन से हैं जहां पर हम फॉर्म नंबर 10AB यूज करते हैं और 6 महीने का टाइम मिलता है, उसमें ये ऑलरेडी हो ही गया। ये फिर ही क्वेश्चन आ सकता है किस सिचुएशन में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो ये है 12AB सबसेक्शन 4, एक्टिविटी आर नॉट जेन्यून, और या फिर अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट तुम कैरी आउट नहीं कर रहे हो तो ऑर्डर राइटिंग में पास होकर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी देंगे। ये तो है ही है। उसके अलावा अगर ऑलरेडी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, प्रोविजनल वाला नहीं, मेन वाला, अदर देन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, ये बात ध्यान रखना। सर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कहां करेगा? वो तो यही कर देगा ना सर। जब तुम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को कन्वर्ट करवाने आओगे मेन रजिस्ट्रेशन में, तो वो यहीं पे तुम्हारा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। समझ रहे हो? तुम्हारा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन था, अब तुम उसको आए हो कन्वर्ट कराने मेन रजिस्ट्रेशन में। कन्वर्ट करवाने आते हैं कब? जब तुम एक्टिविटी स्टार्ट करते हो उसके 6 महीने के अंदर, या फिर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है तो उसके 6 महीने के पहले, विच एवर इज अर्लियर। अब वहां पर आने के बाद जब वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव को और एक्टिविटी को देखता है और लगता है जेन्युइन नहीं है, तो तुम्हारे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। यहां पे है पॉइंट। तो इसीलिए इसमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कवर नहीं है। इसमें ध्यान रखिएगा, यहां तुम्हारा अदर देन है, यहां भी तुम्हारा अदर देन है। मन में शक हो कि भाई प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, फिर पीछे पेज पे एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ही वो कैंसिल हो सकता है, जेन्युइननेस चेक करके। सर अब तुम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, फिर भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इस पॉइंट में तो हो ही सकता है, नीचे भी हो सकता है। कब? जब पता चले कि एक्टिविटी तो तुम कैरी आउट कर रहे हो, लेकिन उसके जो कंडीशंस थे 13(1) वाले वो तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। तुम ट्रस्ट को अच्छे से चला रहे हो, सारी एक्टिविटी ट्रस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हो, जेन्युइन पर्पस के लिए है, लेकिन जो सेक्शन 13 में तुमको बोला गया था कि ये काम मत करना, वो काम तुम करना चालू कर दिया। जैसे वो तुम है ना, वो ट्रस्ट के पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो 11(5) वाले में, या फिर तुम मान लो जो लोग डोनर थे, कंट्रीब्यूटर थे, ऑथर थे, उनको तुम फायदा पहुंचा रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। कहता है एक्टिविटी ऑफ द ट्रस्ट or the institutions are being carried out in a manner that the provision of 11(12) do not apply to exclude either whole or any part of the income of such trust due to the operation of section 13(1).
13.1 के में 4 पॉइंट से तुमको बोला था क्लास में याद करने थ्योरी क्वेश्चन। और या फिर ट्रस्ट इज नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ, जहां पर तुम्हारे नाम से ऑर्डर आ चुका है कि तुम नॉन कंप्लायंस कर रहे हो और तुम उसके अपील में नहीं गए, तुमने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया, या अपील में जाने के बाद भी तुम है ना फाइनलिटी पे पहुंच गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तक तुम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े कि नहीं सर मैं अदर लॉ को फॉलो कर रहा हूं, लेकिन नहीं, अल्टीमेटली डिसीजन आ गया कि भाई तुम अदर लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, या फिर जो अदर लॉ में पास हुआ कि यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द से तुम एक मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो और हेल्थ इंस्टीट्यूशन का जो लॉ है उसको तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वहां तुम्हारा डिस्प्यूट हुआ, वहां एक ऑर्डर पास हुआ कि तुम हॉस्पिटल ठीक से रन नहीं कर रहे हो, तुम्हारे हॉस्पिटल का लाइसेंस मान लो कैंसिल हो गया। तो जैसे हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल होगा, यहां प्रिंसिपल कमिश्नर तुमको अपॉर्चुनिटी देगा। मान लो तुम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, सीबीएसई एफिलेटेड, सीबीएसई के नियम तुम फॉलो कर रहे हो, बाद में कुछ ऐसा हुआ कि सीबीएसई वालों ने तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, सेइंग कि तुम भाई एजुकेशन सिस्टम के लायक नहीं हो और तुम उसको एजुकेशन सिस्टम, इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसका जो लॉ है उसके थ्रू नहीं चला रहे हो, बस उसको बेस में लेके यहां भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो डिपेंडेंट पॉइंट है बेसिकली। एक जो ये पॉइंट है यहां पर, वो पीछे के पॉइंट में तुमने यहां पर देखा था, यहां चेक हुआ था तुम्हारा, यहां पे चेक हुआ था बी नंबर पॉइंट। बी नंबर में क्या लिखा हुआ था कि तुम अदर लॉ में कवर्ड हो और वहां के पॉइंट को तुम कंप्लाई कर रहे हो। अब आगे जाके पता चला रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कि तुमने कंप्लायंस करना बंद कर दिया है और वहां पर डिसीजन आ चुका है कि तुम नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, जिसको तुमने डिस्प्यूट में नहीं गए, यानी कोई अपील वगैरह नहीं की, तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं नहीं फॉलो कर रहा हूं, और या फिर डिस्प्यूट में गए थे, वहां भी तुम हार गए कि हाँ तुम उस लॉ का कंप्लायंस नहीं कर रहे हो। तो दूसरे एक्ट में आया कि तुम लॉ का कंप्लायंस नहीं कर रहे हो जिस लॉ में तुम कवर्ड हो, तो यहां भी तुमको ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट थ्योरी क्वेश्चन है कि किस किस सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता। मान लो तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तैयारी करके जा रहे हो एग्जाम के लिए और एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन ये आ गया, तो मैंने तो नहीं कहा ना तुम्हें कि तुम सिर्फ प्रैक्टिकल की तैयारी करो, अगर करना होता तो इतना क्यों बताता। चलिए मेरी तरफ से कंप्लीट है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। फाइनेंस एक्ट 2022 से रिलेटेड अमेंडमेंट्स ट्रस्ट की अलग से आएगी जिन बच्चों का एग्जाम जून या दिसंबर 2023 में है, सीएमए फाइनल स्टूडेंट, ठीक। और एक बात, सीएमए फाइनल स्टूडेंट जो न्यू सिलेबस है उसमें ये अप्लाई हो चुका है। न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट को ये तीनों सेक्शन पढ़ने हैं जो मैंने पहले पेज पे बताया था। न्यू सिलेबस के स्टूडेंट जिनका एग्जाम जून और दिसंबर 2023 में है, उनको सिलेबस में ये तीनों सेक्शन आ चुके हैं, पढ़ने हैं। ओल्ड सिलेबस वालों को नहीं पढ़ने, न्यू सिलेबस वालों को पढ़ने हैं। तो वो आगे कभी नोट्स वीडियो आएंगी जिन बच्चों का एग्जाम जून या दिसंबर 2023 में है। बाय बाय, टेक केयर।